सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो का एआई का वीडियो होने वाला है। इट मींस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूनिट नंबर सेकंड एंड यूनिट नंबर फर्स्ट मैंने डाल दिया है। एंड अगर अभी तक आप लोगों ने देखा नहीं है तो जाके प्लीज़ देखो, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे लिंक मिल जाएगा एंड प्ले लिस्ट पर जाके आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूनिट नंबर फर्स्ट देख सकते हैं। सो अब बात करते हैं भैया, अब यूनिट नंबर 1 तो हो गया हमारा एंड यूनिट नंबर 2 कब होगा। तो भाई यूनिट नंबर 2 आज मिलेगा 22 तारीख को। 22 तारीख को आज कौन सी डेट है? 22 तारीख है ना। हाँ, तो 22 तारीख को आपको ये 7 बजे तक देखने मिल जाएगा। सो यूनिट नंबर 2, तो भैया इसमें हमें पढ़ना क्या है भैया, सब लिख के लेके आए हैं एंड सारी चीज़ें आपको समझाएंगे। एंड देखो, अगर मेन चीज़ है कि चलो एक डिसेंट व्यूज़ मिला है, 400 450 व्यूज़ मिला है, तो प्लीज़ यार कोशिश करो थोड़ा सा व्यूज़ थोड़ा सा बढ़ाओ। एंड प्लीज़ सब्सक्राइबर मत रोको यार प्लीज़, क्योंकि वही हमारा मोटिवेशन है। सो दैट्स वाई। अब भैया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कब मिलेगा, तो मैं एक चीज़ बता दूं, मैंने अभी एक रिसेंटली में पोस्ट किया है। प्लीज़ आप लोग पोस्ट भी देखा करो, पोस्ट बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। सो मैंने अभी एक इम्पॉर्टेंट वीडियोस का डाला है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डीबीएमएस एंड सोम एंड डिजिटल सिस्टम, ये सब के इंपॉर्टेंट आने वाले हैं। तो प्लीज़ इनको भी थोड़ा सा देखा करो एंड कोशिश किया करो कि इन पर लाइक कमेंट या जो भी आप की इच्छा हो। तो चलो अब वीडियो को शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग योर टाइम। तो आपका जो सबसे पहला यूनिट नंबर सेकंड का पहला टॉपिक है वो क्या है, नॉलेज रिप्रेजेंटेशन KR। ठीक है, तो सबसे पहले हमें पढ़ना कि नॉलेज रिप्रेजेंटेशन होता क्या है। तो देखो, नॉलेज रिप्रेजेंटेशन का मतलब होता है कि रियल वर्ल्ड की नॉलेज ऐसे फॉर्म में रिप्रेजेंट करना कि मशीन उसे समझ सके और स्टोर कर सके और रीजनिंग करे। ठीक है, रीजनिंग का मतलब पता ही होगा, पिछले यूनिट में अच्छे समझाया था। अगर नहीं समझ में आया था तो प्लीज़ जाके, अगर नहीं समझ में आ रहा रीजनिंग मतलब पहला यूनिट जाके देखो। तो नॉलेज रिप्रेजेंटेशन, तो हमें रियल वर्ल्ड की नॉलेज जो हमारे, जैसे हमें रियल वर्ल्ड की नॉलेज है, ऐसे ही हमें क्या करना है, ऐसे फॉर्म में हमें रिप्रेजेंट करना है कि जो हमारी मशीन है उसको समझ आ सके और वो इसको स्टोर कर सके और उसकी रीजनिंग कर सके। सिंपल वर्ड में बोलो, जो इंसान जो जानता है उस नॉलेज को कंप्यूटर अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में कन्वर्ट करना, यही हमारे क्या होता है, नॉलेज रिप्रेजेंटेशन होता है। हमें नॉलेज रिप्रेजेंटेशन की ज़रूरत क्यों है भाई? तो नॉलेज रिप्रेजेंटेशन की ज़रूरत क्यों है? हाँ, एक चीज़ और, मेरे को एक चीज़ और बोलनी है आप लोगों से। देखिए यार, नोट्स तुमको दे दिए जाएंगे बट थोड़ा सा पेशेंस रखा करो। मैं भी मेरे अकेले काम करता हूँ, दैट्स वाई मेरे को थोड़ा सा टाइम चाहिए होता है। ठीक, तो मशीन मतलब नॉलेज रिप्रेजेंटेशन की क्यों ज़रूरत है? देखो, मशीन को नॉलेज देने के लिए, ठीक है, पहला पॉइंट, रीजनिंग और डिसीजन लेने के लिए हमें ज़रूरी है, एक्सपर्ट सिस्टम डेवलप करने के लिए ज़रूरी है और कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए भी ज़रूरी है, और ह्यूमन नॉलेज को स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में स्टोर करने के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, अब गोल क्या है भाई नॉलेज रिप्रेजेंटेशन के? तो देखो, सबसे पहला गोल है कि नॉलेज को क्लियर और एम्बिग्यूशियस बनाना। ठीक है, क्या बनाना? एम्बिग्यूशियस और क्लियर बनाना। ठीक, दूसरा, मशीन को रीजनिंग करने लायक बनाना। ठीक है, अगर हमारी जो मशीन है वो रीजनिंग करने लायक नहीं होगी या डिसीजन मेकिंग एबिलिटी नहीं होगी तो फिर हम कैसे होगे, कैसे मशीन बना पाएंगे अपन? फिर आता है नॉलेज को इजी और अपडेट रखना। इंटरफेरेंस मतलब न्यू नॉलेज निकालना, इंटरफेरेंस पॉसिबल बनाना मतलब नया नॉलेज निकालना। रियल वर्ल्ड को एक्यूरेटली रिप्रेजेंट करना, जो हम रियल वर्ल्ड में देखते हैं वैसे ही हमें रियल वर्ल्ड को एक्यूरेट रिप्रेजेंट करना सिखाना, किसको? मशीन को। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या गुड नॉलेज रिप्रेजेंटेशन के? देखो, रिप्रेजेंटेशनल एडिक्वेसी, इट मीन्स सब टाइप की नॉलेज प्रेजेंट हो सके। जैसे गूगल में सब टाइप की नॉलेज प्रेजेंट है, चैट जीपीटी में। और इन्फ्रेंशियल एडिक्वेसी, इट मीन्स न्यू नॉलेज ड्राइव कर सके। और इन्फ्रेंशियल एफिशिएंसी मतलब रीजनिंग फास्ट हो। और एक्विशिएंशियल एफिशिएंसी, नॉलेज इजीली हो, नॉलेज जो है हमारा इजीली अपडेट कर सकें या ऐड कर सकें। टाइप क्या होते हैं नॉलेज एआई के? तो सबसे पहले आता है डिक्लेरेटिव नॉलेज, इट मीन्स फैक्ट और इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे होता है। डिक्लेरेटिव मतलब डिक्लेयर, इसका एग्जांपल है दिल्ली इज़ अ कैपिटल। यस, ये डिक्लेयर है, तो भाई ये क्या है? फैक्ट है और इन्फॉर्मेशन भी है। ठीक है, अब आता है प्रोसीजरल नॉलेज, हाउ टू डू समथिंग, स्टेप टू सॉल्व द प्रॉब्लम। तो ये क्या है? प्रोसीजरल, हम अगर किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं तो एक प्रोसेस वे पे सॉल्व करते हैं ना। जैसे मैं आपको एआई की यूनिट्स का वन शॉट दे रहा हूँ तो एक प्रोसीजरल फॉर्म में ही दे रहा हूँ ना, तो यही है। मेटा नॉलेज मतलब नॉलेज अबाउट नॉलेज। ठीक है, नॉलेज अबाउट नॉलेज। ह्यूरिस्टिक नॉलेज, इट मीन्स एक्सपीरियंस बेस्ड रूल, मतलब रूल ऑफ थंब होता है ये। अब आता है
हमें कौन कौन सी टेक्निक्स हैं जो हम नॉलेज रिप्रेजेंटेशन में यूज़ करते हैं। तो देखो सबसे पहला जो टेक्निक है वो हमारा लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन। लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन में क्या होता है कि नॉलेज को लॉजिक के स्टेटमेंट में रिप्रेजेंट किया जाता है और प्रोपोजिशनल लॉजिक जैसे प्रेडिकेट लॉजिक्स यूज़ होते हैं, इसमें क्या होते हैं, यूज़ होते हैं। तो सबसे पहले तुम लोग ये समझो कि लॉजिक रिप्रेजेंटेशन जो है ये क्या है कि जो हमारा नॉलेज है, नॉलेज को हम किस बेस में प्रेजेंट करते हैं, हम लॉजिक को लॉजिक स्टेटमेंट में रिप्रेजेंट किया जाता है लॉजिक स्टेटमेंट के रूप में, ठीक है। पीपी जो प्रोपोजिशनल लॉजिक और प्रेडिकेट लॉजिक यूज़ होते हैं। इसके एडवांटेज क्या है, ये प्रिसाइज होता है और क्लियर मीनिंग होता है। इसका डिसएडवांटेज है कॉम्प्लेक्स होता है और डिफिकल्ट होता है किसके लिए, लार्ज सिस्टम के लिए, ठीक। एंड नाउ अब देखो ये सेमेंटिक नेटवर्क मतलब नॉलेज को ग्राफ फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है। जो हमारा नॉलेज होता है उसको हम ग्राफ फॉर्म में प्रेजेंट करते हैं, ठीक है। नोड्स और ऑब्जेक्ट, नोड बराबर क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है, और लिंक्स बराबर हमारे क्या होते हैं, रिलेशनशिप। नोड का मतलब यहाँ पर ऑब्जेक्ट है और लिंक्स का मतलब नॉलेज है। एडवांटेज ये भाई इजी टू अंडरस्टैंड होता है और विजुअल रिप्रेजेंटेशन इसमें बढ़िया होता है। डिसएडवांटेज क्या है, ये लार्ज नेटवर्क को मैनेज करना इसमें टफ होता है। किसको, लार्ज नेटवर्क को, ठीक है। फिर तीसरा पॉइंट है जो हमारा वो है फ्रेम रिप्रेजेंटेशन। तो फ्रेम रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, नॉलेज को स्ट्रक्चर्ड रिकॉर्ड या फ्रेम्स में स्टोर किया जाता है। किसमें, स्ट्रक्चर्ड रिकॉर्ड या फ्रेम्स। तो जो फ्रेम रिप्रेजेंटेशन है ये बहुत अच्छा है, मतलब इसमें हम अपने रिकॉर्ड्स को स्टोर कर सकते हैं स्ट्रक्चर्ड वे में या फ्रेम में, ठीक है। स्लॉट्स और वैल्यूज़ होते हैं। एडवांटेज क्या है, ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर होता है, इनहेरिटेंस को सपोर्ट करता, इनहेरिटेंस सपोर्ट मिलता है इसमें, ठीक है, ठीक। डिसएडवांटेज क्या है, ये सूटेबल नहीं होता है किसके लिए, कॉम्प्लेक्स रीजनिंग के लिए, ठीक है। अब आता है प्रोडक्शन रूल। प्रोडक्शन रूल मीन्स इफ़ और देन रूल का यूज़ होता है। इफ़ पेशेंट हैज़ फीवर देन सस्पेक्ट इन्फेक्शन, ठीक है। तो ये हमारा प्रोडक्शन रूल क्या है, ये हमारे इफ़ और देन के रूल का यूज़ करके आपको प्रोडक्शन दे पाता, मतलब आपको बता पाता है कि अगर आपको, मतलब अगर आपको फीवर है तो ये क्या है, हो सकता है इन्फेक्शन हो, ठीक है। एडवांटेज क्या है, ईजी टू अंडरस्टैंड और फ्लेक्सिबल, ठीक है। अब जैसे मैं एक एग्जांपल बताता हूँ कि इफ़ मैं अगर डेली वीडियो अपलोड करूँगा देन क्या पता मेरे 10K हो जाएँ, तो ये वाला एग्जांपल इफ़ और देन का यूज़ करना। डिसएडवांटेज क्या है, रूल एक्सप्लोजन प्रॉब्लम होती है इसमें, ठीक है। फिर आता है नेक्स्ट जो हमारा 5th नंबर पे पॉइंट है वो क्या है, स्क्रिप्ट रिप्रेजेंटेशन। तो स्क्रिप्ट रिप्रेजेंटेशन जो होती है ये कॉमन सिचुएशन को रिप्रेजेंट करता है, जैसे सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स को डिफाइन करना, ठीक है। एग्जांपल का रेस्टोरेंट विजिट स्क्रिप्ट। तो ये रेस्टोरेंट विजिट स्क्रिप्ट है। एंड ये जो इसके एडवांटेज है ये क्या होता है, ये बहुत प्रेडिक्टेबल सिचुएशन हैंडल करता है। जैसे जो भी प्रेडिक्टेबल सिचुएशन, जैसे मैंने प्रेडिक्ट कर लिया कि मेरे को आज वीडियो डालना, तो भाई ये सिचुएशन ही ना कि मेरे को आज वीडियो डालना, बट मैं पहले से प्रेडिक्ट कर रहा हूँ तब मैं जाके वीडियो डाल पाऊंगा, ठीक है। तो ये स्क्रिप्टेड हो गया, ठीक है। क्या हो गया, स्क्रिप्टेड, जो कि आपने ऊपर देखा स्क्रिप्टेड रिप्रेजेंटेशन। देन जब मैं भाई सोचूंगा नहीं कि मेरे को वीडियो नहीं, मतलब स्क्रिप्ट तो बनानी पड़ेगी ना मेरे को कि मेरे को वीडियो बनाना है, तो ये भी एक टाइप का प्रेडिक्टेबल हुई सिचुएशन हुई ना कि मैं वीडियो बनाने का सोचूंगा तभी वीडियो मैं बना पाऊंगा, अदरवाइज मैं वीडियो नहीं बना पाऊंगा, ठीक है। डिसएडवांटेज क्या है इसमें, लिमिटेड फ्लेक्सिबिलिटी क्या होती है, लिमिटेड होती है। अब देखो इंटरफेरेंस इन नॉलेज रिप्रेजेंटेशन। तो इंटरफेरेंस इंटरफेरेंस नहीं, इन्फेरेंस इन नॉलेज रिप्रेजेंटेशन। तो जो इन्फेरेंस का मतलब क्या होता है, इन्फेरेंस का मतलब होता है एग्जिस्टिंग नॉलेज से न्यू नॉलेज निकालना, समझ रहे हो। जैसे एग्जिस्टिंग नॉलेज है उससे हमें क्या निकालना, नया नॉलेज निकालना, ये हमारे क्या होता है, इन्फेरेंस नॉलेज रिप्रेजेंटेशन। इसके दो टाइप होते हैं, फॉरवर्ड चेनिंग एंड बैकवर्ड चेनिंग। इन्फेरेंस इंजन नॉलेज रिप्रेजेंटेशन का इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, ठीक है। तो जो हमारा इन्फेरेंस इंजन है वो क्या होता है, नॉलेज रिप्रेजेंटेशन का इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। तो देखो KR इट मीन्स नॉलेज रिप्रेजेंटेशन। अब देखो नॉलेज रिप्रेजेंटेशन के एडवांटेज लिखे हैं मैंने कुछ। इफिशियंट प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, इफिशियंट प्रॉब्लम सॉल्विंग होता है, बेटर डिसीजन मेकिंग होता है और नॉलेज रीयूज पॉसिबल होता है, एक्सपर्ट सिस्टम डेवलप करता है और लॉजिकल रीजनिंग को सपोर्ट करता है। डिसएडवांटेज क्या है भाई इसके, ये नॉलेज एक्विजिशन डिफिकल्ट होता है, इसमें एक्विजिशन डिफिकल्ट होता है एंड कॉम्प्लेक्स सिस्टम में स्लो हो जाता है और एम्बिग्यूटी की प्रॉब्लम होती है और लार्ज मेमोरी रिक्वायर्ड होती है, ठीक है। अब आता है एप्लीकेशन क्या है भाई, देखो एक्सपर्ट सिस्टम में यूज़ होता है, मेडिकल डायग्नोसिस में यूज़ होता है, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग इट मीन्स NLP में यूज़ होता है, रोबोटिक्स में यूज़ होता है और डिसीजन सपोर्ट सिस्टम में यूज़ होता है। तो ये देखो तुमको अगर देखो तो ये तुम्हारा थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है,
तो भाई तुमको अगर नॉलेज रिप्रेजेंटेशन पूछा जाए तो अगर तुम लिख दोगे इतने, मैंने जो 4 पेज में तुमको समझाया है ना, अगर तुम इतना लिख देते हो, तुमको भाई क्या क्या लिखना पड़ेगा देखो मैं बताता हूँ। अगर तुम देखो, क्योंकि पिछले वीडियो में मैंने बहुत शॉर्ट नोट्स बनाए थे, मैंने बोला था कि अगर व्यूज़ अच्छे आए तो मैं आगे अच्छे से काम कर आगे अच्छे से आपको पढ़ाऊँगा। तो नॉलेज रिप्रेजेंटेशन सबसे पहले डिफाइन करो। नॉलेज रिप्रेजेंटेशन क्या है, नीड क्या है, इसकी गोल्स क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, टाइप क्या है, टेक्निक्स कौन कौन सी यूज होते हैं। तो सबसे पहली टेक्निक है लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन, सेमेंटिक नेटवर्क, फ्रेम रिप्रेजेंटेशन एंड स्क्रिप्ट रिप्रेजेंटेशन, ये सारी चीज़ें। फिर आपको इन्फेरेंस इन नॉलेज रिप्रेजेंटेशन बता देना है। फिर उसके बाद आपको एडवांटेज ऑफ नॉलेज रिप्रेजेंटेशन, देन आपको डिसएडवांटेज ऑफ नॉलेज रिप्रेजेंटेशन एंड देन लास्ट में आपको एप्लीकेशन। तो अगर आप इतना लिख देते हो तो इतना सफिशिएंट है। आपके जो आपकी RGB की कॉपी होती है उसमें 4 से 3 साढ़े 3-4 पेज आ जाएंगे। एंड नाउ नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्रॉब्लम इन रिप्रेजेंटिंग नॉलेज। सो दिस इज द सेकंड टॉपिक ऑफ योर सिलेबस। तो नॉलेज देखो, जो ब्लू पार्ट करके मिलेगा ना, वो आपके टॉपिक हैं जो आपके सिलेबस में मेंशन है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, प्रॉब्लम्स इन रिप्रेजेंटिंग नॉलेज, ये ठीक है। तो देखो, नॉलेज रिप्रेजेंटेशन में रियल वर्ल्ड नॉलेज को मशीन अंडरस्टेबल फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है, लेकिन इस प्रोसेस में काफ़ी प्रॉब्लम्स आती हैं। तो देखो, जो हमारी नॉलेज रिप्रेजेंटेशन है उसको हम रियल वर्ल्ड नॉलेज में मशीन को क्या करते हैं, अंडरस्टेबल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो इस प्रोसेस में हमें क्या होता है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है। सबसे पहला प्रॉब्लम क्या है, नॉलेज एक्विजिशन प्रॉब्लम। इट मीन्स ह्यूमन एक्सपर्ट से नॉलेज निकालना बहुत मुश्किल है। जो हम जैसे ह्यूमन एक्सपर्ट हैं, जो भी ह्यूमन एक्सपर्ट हैं, उनसे हमें नॉलेज निकालना बहुत मुश्किल होता है। एक्सपर्ट अपना नॉलेज क्लियरली एक्सप्लेन नहीं कर पाते। जो एक्सपर्ट्स होते हैं वो अपना जो उनका खुद का नॉलेज होता है वो क्लियरली एक्सप्लेन नहीं कर पाते। नॉलेज इनकम्प्लीट या इनकन्सिस्ट हो सकता है। अगर हम अपनी मशीन को नॉलेज जैसा हमारा जो नॉलेज है, हमारा नॉलेज इनकम्प्लीट या इनकन्सिस्टेंट है, अगर हमने मशीन को दिया तो भाई वो हमें इनकन्सिस्टेंट या इनकम्प्लीट आउटपुट देगी, ठीक है। इनकम्प्लीटनेस ऑफ नॉलेज, तो देखो इनकम्प्लीटनेस ऑफ नॉलेज का मतलब नॉलेज कंप्लीट ना होना, ठीक है। रियल वर्ल्ड की नॉलेज कभी कभी 100% कंप्लीट नहीं होती। जो भी हमारी रियल वर्ल्ड की इंफॉर्मेशन या नॉलेज है वो कभी भी 100% कंप्लीट नहीं होती है, ठीक है। हर सिचुएशन के रूल्स डिफाइन करना पॉसिबल नहीं होता। देखो, हर सिचुएशन, बात तो सही है कि हम हर सिचुएशन के रूल्स डिफाइन नहीं कर सकते। सपोज जैसे आपको सुबह 10 बजे मतलब 5 बजे उठ के पढ़ना है, तो भाई कभी आप पढ़ सकते हो बट कभी आप 5 बजे नहीं उठ सकते हो, ठीक है। तो ये इनकम्प्लीटनेस ऑफ नॉलेज होगी। फिर आता है अनसर्टेनिटी और वैग्यूनेस। सो देखो, अनसर्टेनिटी एंड वैग्यूनेस, इट मीन्स रियल वर्ल्ड में इंफॉर्मेशन अनसर्टेन होती हैं और वर्ड्स हाई होते हैं। जैसे हाई, लो, सून क्लियरली डिफाइन नहीं होते हैं। इसका मतलब पेशेंस का फीवर ज़्यादा है। इट मीन्स ज़्यादा कितना, भाई क्या पता उसको 102 डिग्री हो, 101 डिग्री हो, बट उसने क्लियरली नहीं बोला। उसने ये बोला पेशेंस का फीवर ज़्यादा, मतलब उसको फीवर बहुत ज़्यादा है, बट कितना ज़्यादा है, यही है हमारा अनसर्टेनिटी एंड वैग्यूनेस, ठीक है। तो इसमें रियल वर्ल्ड में इंफॉर्मेशन अनसर्टेन होती है। जैसे वो आपको हाई, लो, सून, मैं आता हूँ बट कब आता हूँ, कोई टाइम नहीं है। तो बस यही है आपका, ठीक है। एम्बिग्यूटी प्रॉब्लम, एम्बिग्यूटी का मतलब सेम नॉलेज को अलग अलग तरीके से इंटरप्रेट किया जा सकता है और नेचुरल लैंग्वेजेस स्टेटमेंट एम्बिग्यूशियस हो सकते हैं। देखो, आई सॉ अ मैन विथ टेलीस्कोप, तो ये क्या है, एम्बिग्यूटी प्रॉब्लम है भाई। आई सॉ, मैंने देखा, क्या देखा, मैन विथ अ टेलीस्कोप, ठीक है। तो ये एम्बिग्यूटी की प्रॉब्लम होती है। और देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, नॉलेज अपडेटिंग एंड मेंटेनेंस। तो देखो, नॉलेज को अपडेट करना एंड मेंटेन करना। तो नॉलेज टाइम के साथ साथ चेंज होता रहता है, बिल्कुल बात सही है। देखो, आपका नॉलेज है, आज आपको कम नॉलेज है, मेरे को जैसे सपोज मैं अपना एग्जांपल लेता हूँ, जैसे मेरे को आज कम नॉलेज है, कल का दिन पढ़ाते पढ़ाते मैं और एक्यूरेट हो जाऊँगा और मेरे को नॉलेज होगा। तो नॉलेज हमारा टाइम के साथ साथ चेंज होता रहता है, ठीक है। ओल्ड रूल्स को अपडेट करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है भाई। बात तो सही है कि अगर हम 6 बजे उठते हैं तो हम सोचे 3 बजे उठ जाएं, तो ये भी एक रूल है जगने का। तो देखो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इट मीन्स रियल लाइफ से कंपेरिजन करो, अच्छे समझ में आएगा, ठीक है। सो आई होप तुमको समझ में आ गया कि रूल को अपडेट करना डिफिकल्ट होता है, ठीक है, चाहे मशीन में हो चाहे ह्यूमन लाइफ में हो। कंसिस्टेंसी मेंटेन करना टफ होता है। देखो भाई, कंसिस्टेंसी मेंटेन करना बहुत टफ होता है, बट अगर आप कंसिस्टेंसी मेंटेन कर लेते हैं तो एक बहुत अच्छे लेवल पे पहुंच जाते हो, ठीक है। अब आता है स्केलेबिलिटी प्रॉब्लम। स्केलेबिलिटी प्रॉब्लम मतलब नॉलेज बेस बड़ा होता जाता है। क्या होता जाता है, नॉलेज जो होता है, नॉलेज का जो बेस होता है वो बड़ा होता जाता है। रूल ज़्यादा होने से सिस्टम स्लो हो जाता है, ठीक है। अब आता है आपका
रिप्रेजेंटेशन चॉइस प्रॉब्लम, तो रिप्रेजेंटेशन चॉइस प्रॉब्लम मतलब कौन सा रिप्रेजेंटेशन बेस्ट रहेगा डिसाइड करना मुश्किल होता है। देखो बात तो सही, हम सबसे पहले देखते हैं कि कौन सा रिप्रेजेंटेशन बेस्ट रहेगा डिसाइड करना मुश्किल है। जैसे आपको अपने घर में डेकोरेशन करानी, तो बट आप कम से कम 10-15 चीज़ें देखोगे डेकोरेटिव आइटम, तब आप जाके डिसाइड कर पाओगे कौन सी है। तो यही है कि हमें कौन सा रिप्रेजेंटेशन बेस्ट रहेगा डिसाइड करना मुश्किल है, ये इसका बेस्ट एग्जांपल है, ठीक है। हर टेक्निक हर प्रॉब्लम के लिए सूटेबल नहीं होती। देखो आप हर टेक्निक हर प्रॉब्लम के लिए सूटेबल नहीं होती है, ठीक है। इन्फेरेंस एफिशिएंसी प्रॉब्लम, रीजनिंग प्रोसेस स्लो हो सकती है यहाँ पर, और लार्ज इन्फेरेंस कॉस्टली होता है। जो हमारा लार्ज नॉलेज बेस होता है वो क्या होता है, कॉस्टली होता है। फिर आता है एक्सपेंसिव वर्सेस एफिशिएंसी ट्रेड ऑफ। इट मीन्स ज़्यादा एक्सपेंसिव रिप्रेजेंटेशन स्लो होती है, जो ज़्यादा एक्सप्रेसिव होगा, जो ज़्यादा एक्सप्रेसिवनेस और एफिशिएंसी, तो ज़्यादा एक्सप्रेसिव रिप्रेजेंटेशन क्या होती है, स्लो होती है। लेकिन सिंपल रिप्रेजेंटेशन फास्ट होती है पर लिमिटेड। क्या होती है, फास्ट तो होगी बट लिमिटेड होगी, ठीक। कॉमन सेंस नॉलेज प्रॉब्लम, इट मीन्स डेली लाइफ की कॉमन सेंस प्रॉब्लम, डेली लाइफ की कॉमन सेंस नॉलेज डिफाइन करना बहुत मुश्किल होता है, बिकॉज ह्यूमन के लिए ऑब्वियस सी चीज़, और मतलब उसके लिए ऑब्वियस चीज़ें मशीन के लिए अनक्लियर होती हैं। देखो ह्यूमन के लिए ऑब्वियस चीज़ें मशीन के लिए क्या होती हैं, अनक्लियर होती है। जैसे ग्लास गिरने से टूट जाना, ये मशीन के लिए क्या है, अनक्लियर चीज़ें हैं भाई, ये मशीन के कोई काम की नहीं है कि आपका ग्लास गिर गया टूट गया, क्या मतलब, ठीक है। तो ये क्या है, कॉमन सेंस नॉलेज प्रॉब्लम है। अब नाउ थर्ड टॉपिक है आपका क्या, देखो सेकंड टॉपिक में मैंने आपको क्या बताया, मैं फिर से रिकॉल करता हूँ, एंड ये सफिशिएंट है। देखो प्रॉब्लम बताना है आपको इन रिप्रेजेंटिंग नॉलेज, ठीक है। तो पहला प्रॉब्लम है, हमने क्या डिस्कस किया, नॉलेज एक्विजिशन प्रॉब्लम, इनकम्प्लीटनेस ऑफ नॉलेज, अनसर्टेनिटी एंड वैग्यूनेस, एंड नाउ एम्बिग्यूटी प्रॉब्लम, और नॉलेज अपडेटिंग एंड मेंटेनेंस, स्केलेबिलिटी प्रॉब्लम, रिप्रेजेंटेशन चॉइस प्रॉब्लम, एंड इन्फेरेंस एफिशिएंसी प्रॉब्लम, एंड एक्सप्रेसिवनेस वर्सेस एफिशिएंसी, ये ट्रेड ऑफ हो गया। और नाउ कॉमन सेंस नॉलेज प्रॉब्लम, तो ये आपका क्या है, ये आपके प्रॉब्लम्स हो गए इन नॉलेज इन रिप्रेजेंटिंग नॉलेज। तो देखो अब नाउ नेक्स्ट टॉपिक हमारा नॉलेज रिप्रेजेंटेशन यूजिंग प्रोपोजिशनल लॉजिक एंड प्रेडिकेट लॉजिक्स। तो देखो यहाँ पे लॉजिक्स की बात कर रही, तो यहाँ पे देखो अब ट्रू लॉजिक गेट्स आ जाते हैं। देखो प्रोपोजिशनल लॉजिक क्या है, सबसे पहले प्रोपोजिशनल लॉजिक समझो। प्रोपोजिशनल लॉजिक एक सिंपल लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन टेक्निक है, जिसमें नॉलेज को ट्रू या फॉल्स स्टेटमेंट में, ट्रू या फॉल्स के स्टेटमेंट में क्या किया जाता है, प्रेजेंट किया जाता है। देखो सबसे पहले तुम ये समझ लो कि प्रोपोजिशनल लॉजिक तुम पढ़ते आ रहे हो, तुमको मालूम है, बट यहाँ पे प्रोपोजिशनल लॉजिक सेम ही है। तो ये एक सिंपल लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन टेक्निक होती है, जिसमें हमें नॉलेज को क्या करना होता है, ट्रू या फॉल्स के स्टेटमेंट के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना पड़ता है। देखो हर स्टेटमेंट या तो ट्रू होता है या तो फॉल्स होता है। देखो जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो मैं या तो अच्छा पढ़ा रहा हूँ या तो गलत पढ़ा रहा हूँ। ऐसे स्टेटमेंट को सिंबल्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं PQR, ठीक है। अब देखो अब बेसिक एलिमेंट ऑफ प्रोपोजिशनल लॉजिक। तो प्रोपोजिशन मतलब क्या होता है, ये एक सिंपल स्टेटमेंट होता है जिसका ट्रुथ वैल्यू डिफाइंड हो। जैसे इट इज़ रनिंग, तो 2 + 2 = 4, ठीक है। एक सिंपल स्टेटमेंट जिसका ट्रुथ वैल्यू डिफाइंड हो। तो इट इज़ रनिंग, ये दौड़ रहा है, ठीक है, और 2 + 2 4 होते हैं, तो भाई ये क्या है, ये ट्रुथ है, ये ट्रुथ वैल्यू को डिफाइन करता है, ठीक है। लॉजिकल कनेक्टिविटीज़, तो देखो एंड ये इसका सिंबल होता है, और का ये होता है, ठीक है। एंड नॉट का क्या होता है, ये होता है। एम्प्लाइज का ऐसा एरो होता है, और इफ़ एंड ओनली इफ़ ये दोनों साइड इसका सिंबल होता है। तो आई होप तुम समझ गए होगे, मैंने तुमको लॉजिकल कनेक्टिविटीज़ समझा दी। एंड और नॉट एम्प्लाइज इफ़ एंड ओनली इफ़, ठीक है ना। अब देखो एग्जाम्पल है किसका, नॉलेज रिप्रेजेंटेशन का। तो देखो यहाँ पे स्टेटमेंट है पी मतलब हमारा पी मतलब, देखो तुम पी मतलब यहाँ पे क्या बताया मैंने, मतलब PQR स्टेटमेंट सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं ना। तो देखो पी क्या है कि वह है भाई, इट इज़ रनिंग, ठीक है, इट इज़ रनिंग, रोड इज़ वेट। तो देखो रूल क्या लगेगा, P इम्प्लाइज Q, इट इज़ रनिंग एंड रोड इज़ वेट। तो देखो इफ़ इट इज़ रनिंग, सॉरी रनिंग पढ़ रहा हूँ भाई मैं तब से, ओ माई गॉड, सॉरी गाइस, सॉरी इट इज़ रनिंग, ठीक है, रनिंग, सॉरी हो जाता देखो कभी कभी।
तो इफ़ यहाँ पे देखो इफ़ और एंड का इफ़ और देन का रूल लग गया। यदि वर्षा हो रही है देन हमारा रोड क्या है, गीला है। तो भाई जो हमारा पी है वो किसको इम्प्लाइज कर रहा है, क्यू को। तो पी इम्प्लाइज क्यू, ठीक है। तो अगर वर्षा होगी तभी तो हमारा रोड गीला होगा ना। तो ये हमारा एक एग्जांपल है छोटा सा। फिर आता है इन्फेरेंस इन प्रोपोजिशनल लॉजिक। तो इन्फेरेंस का मतलब क्या होता है कि एग्जिस्टिंग स्टेटमेंट से न्यू कंक्लूजन निकलता है। जैसे जो हमारे एग्जिस्टिंग स्टेटमेंट है, जैसे मैंने आपको रनिंग की जगह रनिंग पढ़ दिया, तो मेरा मेरा जो एग्जिस्टिंग स्टेटमेंट था, फिर मैंने उस देखो रनिंग और रैनिंग का अलग अलग कंक्लूजन है, बट मैंने रनिंग का अलग कंक्लूजन निकाला, नया कंक्लूजन निकाला, एंड रनिंग और रैनिंग का अलग अलग कंक्लूजन निकाला। तो देखो यहाँ पे क्या है, एग्जिस्टिंग स्टेटमेंट से हमें न्यू कंक्लूजन निकालना। टेक्निक कौन कौन सी, मोडुअस पोनेंस एंड मोडुअस टॉलेरेंस एंड रेजोल्यूशन। तो देखो यहाँ पे 3 तरह की टेक्निक्स हैं, एंड एग्जांपल है पी इम्प्लाइज क्यू। तो पी यहाँ पे लिया हमने क्यू, ठीक है। तो ये हमारा छोटा सा एग्जांपल है। एंड एडवांटेज क्या है प्रोपोजिशनल लॉजिक्स के, तो देखो सिंपल और इजी टू अंडरस्टैंड होता है, मैथमेटिकली क्लियर होता है, एंड इजी इन्फरेंस होता है, ठीक है। सूटेबल फॉर ऑल प्रॉब्लम्स, ठीक है। डिसएडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज ऑफ प्रोपोजिशनल लॉजिक, देखो लिमिटेड एक्सप्रेसिवनेस होता है, एंड ऑब्जेक्ट और रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट नहीं कर सकता। ये क्वांटिफायर्स, मतलब इसमें क्वांटिफायर नहीं होते, जैसे फॉर ऑल और एग्जिस्ट, ये क्वांटिफायर्स को इसमें एग्जिस्ट नहीं करते। लार्ज नॉलेज के लिए क्या होता है, ये इफिशिएंट होता है, ठीक है ना। अब आता है एप्लीकेशन ऑफ प्रोपोजिशनल लॉजिक। तो देखो सिंपल रूल बेस्ड सिस्टम होता है, डिजिटल सर्किट्स होते हैं, डिजिटल सर्किट में यूज़ होता है, और स्मॉल एक्सपर्ट सिस्टम में यूज़ किया जाता है, ठीक है। एंड नाउ एआई रीजनिंग का बेसिक में यूज़ किया जाता है। अब आता है आपके पास प्रेडिकेट लॉजिक, इट मीन्स फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक, FOL भी बोला जाता है, फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक, ठीक है। तो प्रेडिकेट लॉजिक्स क्या होता है, तो प्रेडिकेट लॉजिक एक एडवांस वर्जन होता है किसका, प्रोपोजिशनल लॉजिक का, ठीक है। तो इतना ध्यान रखो, जो हमारे प्रेडिकेट्स हैं, प्रेडिकेट लॉजिक जो होते हैं वो क्या है, एक एडवांस वर्जन होता है किसका, प्रोपोजिशनल लॉजिक का। इसमें ऑब्जेक्ट होते हैं, प्रॉपर्टीज होती हैं, और रिलेशनशिप को क्या करता है, ये रिप्रेजेंट करता है। तो किसको रिप्रेजेंट करता है, ये ऑब्जेक्ट को, आपके प्रॉपर्टीज़ को, और आपके रिलेशनशिप को, ठीक है। ये प्रोपोजिशनल लॉजिक की लिमिटेशंस को ओवरकम करता है। जो भी हमारी प्रोपोजिशनल लॉजिक के डिसएडवांटेज या लिमिटेशंस है, इनको ये ओवरकम करता है। ओवरकम मतलब ये उनको सॉल्व करता है, ठीक है। बेसिक एलिमेंट ऑफ मतलब बताता है, जैसे हमारा एक्स स्टूडेंट है, लाइक्स एक्स और AI, ठीक है। तो ये क्या बता रहा है, ये प्रॉपर्टी या रिलेशनशिप बता रहा है किसका, स्टूडेंट्स का और लाइक्स का। तो देखो स्टूडेंट किसको लाइक कर रहा है, AI को, हो सकता है लाइक कर रहा हो भाई, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ठीक है। अब आता है ऑब्जेक्ट और कांस्टेंट। तो देखो यहाँ पे स्पेसिफिक एंटिटीज होती हैं, जैसे राम, दिल्ली, बुक। तो ये क्या है, हमारे ऑब्जेक्ट, राम हमारा ऑब्जेक्ट है, और बुक भी हमारा ऑब्जेक्ट है, एंड ये हमारे कांस्टेंट्स भी हैं, ठीक है। स्पेसिफिक एंटिटीज़ हैं। वेरिएबल क्या होते हैं, XYZ सबको पता है, या ABCD जो भी आप लिख दो, ये वेरिएबल है। फंक्शन क्या है, फंक्शन होता है, फंक्शन रिटर्निंग ऑब्जेक्ट होता है, जैसे फादर ऑफ एक्स। तो फादर ऑफ एक्स है, तो फादर ऑफ एक्स मतलब फादर ऑफ स्टूडेंट, ठीक है। तो अब आता है क्वांटिफायर। तो देखो यूनिवर्सल क्वांटिफायर को उल्टा ए बना के डिनोट किया जाता है। ये यूनिवर्सल क्वांटिफायर सभी के लिए होता है, फॉर ऑल। और एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर, ये उल्टा ई बना के डिनोट किया जाता है, इसमें सभी एग्जिस्ट करते हैं, दे आर एग्जिस्ट, ठीक है। तो अब देखो एग्जांपल ऑफ नॉलेज रिप्रेजेंटेशन, प्रेडिकेट लॉजिक के एग्जांपल देख लो। स्टेटमेंट है हमारा क्या, स्टेटमेंट है कि ऑल ह्यूमन आर मॉर्टल्स। तो देखो हमने क्या लगाया कि हमारा जो यूनिवर्सल क्वांटिफायर्स है उसका सिंबल लगाया हमने, एंड ह्यूमन एक्स implies mortal x। तो इट मीन्स यूनिवर्सल क्वांटिफायर्स और एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर्स का यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन दिया गया है। तो एक स्टेटमेंट है कि राम इज़ ह्यूमन, तो ह्यूमन राम है, मॉर्टल कौन है, राम है, ठीक है। ह्यूमन कौन है, राम है, और इन्फेरेंस में मॉर्टल को कौन हुआ, राम हुआ, ठीक है। तो एक्सप्रेसिवनेस ऑफ प्रेडिकेट लॉजिक्स। तो देखो
प्रेडिकेट लॉजिक रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देखो प्रेडिकेट क्या होता है, प्रेडिकेट जो लॉजिक होते हैं वो क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे आपके जनरल स्टेटमेंट होगा, रिलेशनशिप हो गया, मल्टीपल ऑब्जेक्ट हो गया एंड क्वांटिफाइड नॉलेज हो गई। तो इसमें इसीलिए एआई में ज़्यादा पावरफुल माना जाता है, ठीक है। अब इसके इन्फेरेंस इन प्रेडिकेट लॉजिक्स, तो देखो इन्फेरेंस टेक्निक्स क्या होती हैं, यूनिफिकेशन, रेजोल्यूशन, फॉरवर्ड चेनिंग एंड बैकवर्ड चेनिंग। तो देखो जो प्रेडिकेट्स लॉजिक में इन्फेरेंस कॉम्प्लेक्स होता है बट पावरफुल होता है। देखो जो हमारा प्रेडिकेट लॉजिक होते हैं, प्रेडिकेट जो लॉजिक होते हैं वो इन्फेरेंस में क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्स होते हैं लेकिन पावरफुल होते हैं, ठीक है। एडवांटेज क्या है प्रेडिकेट लॉजिक के, ये हाईली एक्सप्रेसिव होता है, ऑब्जेक्ट और रिलेशनशिप को रिलेशंस को रिप्रेजेंट करता है, क्वांटिफाइड्स अवेलेबल होते हैं, रियल वर्ल्ड के प्रॉब्लम के लिए बहुत ज़्यादा सूटेबल है। और डिसएडवांटेज क्या है, कॉम्प्लेक्स सिंटैक्स रहता है, इसका इन्फेरेंस स्लो हो सकती है एंड कंसेप्चुअली एक्सपेंसिव होते हैं और इम्प्लीमेंटेशन बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है। अब देखो एप्लीकेशन है, ये एक्सपर्ट सिस्टम में यूज़ होता है, नॉलेज बेस्ड सिस्टम में यूज़ होता है, एनएलपी में यूज़ होता है और ऑटोमेटेड रीजनिंग में भी इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। नाउ अब हमारे पास आता है प्रीपोजिशनल लॉजिक वर्सेस प्रेडिकेट लॉजिक। तो इसमें डिफरेंस है, तो हमने किस किस के फीचर्स लिए हैं, एक्सप्रेसिवनेस, ऑब्जेक्ट और क्वांटिफायर्स, कॉम्प्लेक्सिटी एंड रियल वर्ल्ड मॉडलिंग। यहाँ पे हमने प्रोपोजिशनल लॉजिक लिया है, यहाँ पे प्रेडिकेट लॉजिक लिया गया है, ठीक है। तो देखो मैं आपको अब बताता हूँ कि भाई पेन चेंज कर लिया जाए पहले। तो देखो जो हमारा सबसे ज़्यादा एक्सप्रेसिवनेस कौन होता है, तो जो प्रोपोजिशनल लॉजिक है वो थोड़ा सा कम होता है, लो होता है, बट प्रेडिकेट हाई होता है। ऑब्जेक्ट को सपोर्ट कौन करता है, प्रोपोजिशनल सपोर्ट नहीं करता बट हमारा प्रेडिकेट सपोर्ट करता है। क्वांटिफायर किस में होते हैं, प्रोपोजिशनल में नहीं होते हैं लेकिन प्रेडिकेट में होते हैं। कॉम्प्लेक्सिटी किसकी ज़्यादा होती है, प्रोपोजिशनल की सिंपल होती है बट एज़ कम्पेयर टू प्रेडिक्टेड ये ज़्यादा होता है। रियल वर्ल्ड मॉडलिंग इसमें लिमिटेड होती है बट इसमें पावरफुल होती है। अब आता है कंपैरिजन ऑफ प्रोपोजिशनल लॉजिक एंड प्रेडिकेट लॉजिक। तो यहाँ पे तुमको कंपैरिजन देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पे हम तुमको आराम से बताते हैं कि देखो हमने डेफिनेशन ली। प्रोपोजिशनल लॉजिक देखो नॉलेज को सिंपल और ट्रू फॉल्स स्टेटमेंट में रिप्रेजेंट करता है कौन, प्रोपोजिशनल लॉजिक। देखो अगर इस वाले में टिक करूं, देखो अगर इस वाले में टिक करूं तो समझना प्रोपोजिशनल लॉजिक की बात हो रही, और यहाँ पे टिक करूं तो समझना प्रेडिकेट की बात हो रही। तो जो हमारा प्रोपोजिशनल लॉजिक है उसकी डेफिनेशन क्या बोलती है कि ये नॉलेज को सिंपल ट्रू या फॉल्स के रूप में रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। बट जो हमारा प्रेडिकेट होता है वो नॉलेज को ऑब्जेक्ट, प्रॉपर्टी एंड उनके रिलेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट करता है। और एक्सप्रेसिवनेस हमारा प्रोपोजिशनल लॉजिक कम एक्सप्रेसिव होता है और ये थोड़ा सा ज़्यादा हाई एक्सप्रेसिव होता है। बेस यूनिट क्या होती है, इसके भी PQR प्रोपोजिशन होते हैं, प्रेडिकेट विथ वेरिएबल्स PX RX Y ये होते हैं। अदर रिप्रेजेंटेशन ऑब्जेक्ट रिप्रेजेंट नहीं करता है और ये ऑब्जेक्ट डायरेक्टली रिप्रेजेंट कर सकता है, ठीक है। रिलेशनशिप हैंडलिंग, ये रिलेशनशिप को शो नहीं करता। ये जो हमारा प्रोपोजिशनल लॉजिक है वो रिलेशनशिप को शो नहीं करता बट ये ऑब्जेक्ट के बीच रिलेशनशिप को शो करता है, ठीक है। क्वांटिफायर अवेलेबल नहीं होते हैं, इसमें क्वांटिफायर होते हैं जैसे यूनिवर्सल हो गया और एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर अवेलेबल होते हैं। वेरिएबल, इसमें वेरिएबल नहीं होते, इसमें वेरिएबल प्रेजेंट होते हैं। फंक्शन को सपोर्ट नहीं करता है, ये फंक्शन को सपोर्ट करता। नॉलेज डिटेल, इसमें लिमिटेड डिटेल होती है, इसमें डिटेल रियल वर्ल्ड नॉलेज होता है। इन्फेरेंस पावर, ये कम पावरफुल होता है, ये ज़्यादा पावरफुल होता है। कॉम्प्लेक्सिटी, ये सिंपल और इजी होता है, ये कॉम्प्लेक्स और डिफिकल्ट होता है। कंप्यूटेशनल कॉस्ट, ये कम होती है, ये ज़्यादा होती है। स्केलेबिलिटी, लार्ज नॉलेज के लिए सूटेबल नहीं होता और ये लार्ज नॉलेज के लिए सूटेबल होता है। रियल वर्ल्ड मीनिंग, ये वीक होता है, ये स्ट्रांग होता है। एप्लीकेशन, सिंपल रूल सिस्टम और डिजिटल लॉजिक्स के काम आता है और एक्सपर्ट सिस्टम और NLP AI रीजनिंग में काम आता है। तो ये आपका डिफरेंस बिटवीन है प्रोपोजिशनल लॉजिक एंड प्रेडिकेट लॉजिक के बेस में। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 पॉइंट्स इनफ है तुम्हारे इसके डिफरेंस के लिए। अब हम आगे मूव करते हैं, ठीक है। अब आता है रिजोल्यूशन। तो सबसे पहले रेजोल्यूशन का है, तो देखो रेजोल्यूशन एक रूल ऑफ इन्फरेंस है जो प्रोपोजिशनल लॉजिक और प्रेडिकेट लॉजिक दोनों में यूज़ होता है। ये न्यू कंक्लूजन निकालने के लिए यूज़ किया गया। तो रिसोल्यूशन में रिसोल्यूशन एक लॉजिकली, तो रिसोल्यूशन है शायद, ये रेजोल्यूशन नहीं है, तो पता नहीं क्या बोल जाता हूँ, दिखता भी नहीं है मेरे को। तो देखो रिसोल्यूशन एक लॉजिकली टेक्निक है जिसमें हम प्रूव करते हैं कि कोई स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है, ठीक है। तो रिसोल्यूशन एक रूल ऑफ इन्फेरेंस है
जो प्रोपोजिशनल लॉजिक और प्रेडिकेट लॉजिक्स दोनों में यूज़ होता है, एंड ये न्यू कंक्लूजन निकाल के देता है। इसका सिंपल वर्ड में समझो तो रिजोल्यूशन एक ये एक ऐसी लॉजिकल टेक्निक है जिसमें हम प्रूव करते हैं कि कोई स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। देखो हमें हमें इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है, तो देखो ऑटोमेटिक रीजनिंग के लिए ज़रूरत होती है, थ्योरम प्रूविंग के लिए ज़रूरत होती है, और नॉलेज बेस से कंक्लूजन निकालने के लिए ज़रूरत होती है, और एक्सपर्ट सिस्टम में इन्फेरेंस के लिए ज़रूरत होती है। तो हमें ये इसलिए ज़रूरत होता है कि हम ऑटोमेटिक रीजनिंग के लिए, थ्योरम प्रूविंग के लिए, नॉलेज बेस से कंक्लूजन निकालने के लिए, और एक्सपर्ट सिस्टम में इन्फेरेंस के लिए। अब बेसिक आइडिया क्या है भाई रिजोल्यूशन का, तो रिजोल्यूशन का एक बेसिक कॉन्सेप्ट है, डू क्लॉज लो, दो क्लॉज लो, एक में वेरिएबल हो, दूसरे में उनका नेगोशिएशन हो, और दोनों को कंबाइन करो तो कॉमन अपोजिट लिटरल्स, देखो दोनों को कंबाइन कर दो एंड कॉमन अपोजिट लिटरल्स को क्या कर दो, हटा दो। अब देखो क्लॉज क्या होता है, देखो क्लॉज मतलब लिटरल्स का, और ये आपका मैंने ऊपर बताया था, ये आपका क्या है अगर आपको याद हो। देखो तो भाई ये जो मैंने ऊपर पढ़ाया था प्लीज़ इनको ध्यान रखना, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज इनके बिना आपका काम नहीं चलने वाला है। देखो जैसे मैंने बताया था यूनिवर्सल क्वांटिफायर, तो यूनिवर्सल क्वांटिफायर है, तो प्लीज़ इनको ध्यान रखना भाई, इनको थोड़ा सा ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर ध्यान नहीं दोगे तो फिर गजब हो जाएगा। ये एंड गेट है शायद, मेरे को लग रहा क्वांटिफायर नहीं है, एंड गेट है, मेरे को ऐसा सब प्रतीत हो रहा है, ठीक है। बट एक बार देख लेते हैं कि सच में एंड ही है या कोई कुछ और ही है, बट मेरे को जितना मेरे को लग रहा है क्योंकि एंड ही है, दैट्स वाई मैं बोल रहा हूँ कि ये एंड है, बट अब वो मिलने वाला नहीं है, तो बट अपन ढूंढ के रहेंगे क्योंकि क्या पता एंड ये देखो ये एंड ही है ना। तो देखो ध्यान रखना, ये एंड होगा, ये और होगा, ये आपका नॉट होगा, एंड ये इम्प्लाइज होगा, ये इफ़ एंड ओनली इफ़ होगा, ठीक है। तो प्लीज़ इनको ध्यान रखना, एंड मैं भी अपने माइंड में ध्यान रखूँगा कि अब गलतियाँ ना हो, ठीक है। बाकी ये कंसीडर कर लेना आप लोग, बाकी मैं कुछ गलत बोलूँ तो प्लीज़ मेरे को कमेंट में बता देना कि भैया आपने गलत बोला है, ठीक है। बाकी मैं कोशिश करूँगा कि बढ़िया से पढ़ाऊँ, ठीक है। तो देखो हाँ क्या है यार, एक तो क्या बहुत बिजी रहता है शेड्यूल, अभी जस्ट तुम लोगों के नोट्स बना के मैं ख़त्म किया हूँ, देन अब पढ़ाना है। तो देखो लिटरल्स का और कॉम्बिनेशन, तो ये देखो और का सिंबल है, तो एग्जांपल पी और क्यू, ठीक है। अभी आता है नॉट पी और क्यू, पी और आर, यहाँ पर जो हमारे पी और क्यू आ रहे हैं ये हमारे लिटरल्स हैं, एंड जो ये हैं ये हमारे क्या है नेगेटेड लिटरल्स हैं, ठीक है। लिटरल्स और नेगेटेड लिटरल्स, तो देखो क्लॉज समझ में आ गया। रिसोल्यूशन रूल मतलब प्रोपोजिशनल लॉजिक बोल सकते हैं। यहाँ पे जो अगर दो क्लॉज हैं तो कौन कौन से, पी और क्यू, और नॉट पी और क्यू, तो रिसॉल्व करने पर रिजल्ट क्या होगा, रिसॉल्व करेंगे हम इसको, इन दोनों को रिजॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्यू और आर आंसर आएगा, ठीक है। एग्जांपल समझो, जैसे हमारे पास गिवन है कि ए और बी, ठीक है, और नॉट ए और सी, तो हमारे पास भाई सीधा आ जाएगा नॉट ए और सी, तो हमारे पास बी और सी बच रहा है, तो भाई हमारा रिजोल्यूशन रिजल्ट क्या निकलेगा, बी और सी। तो पर देखो स्टेप्स क्या हैं, इसके स्टेप्स ये हैं कि सबसे पहले नॉलेज को क्लॉज में कन्वर्ट करो, जो हमारा नॉलेज है उसको कन्वर्ट करो, फिर हमको क्लॉज को सीएनएफ में मतलब कॉन्जुगेटिव नॉर्मल फॉर्म में लाओ, अपोजिट लिटरल्स को आइडेंटिफाई करो, रिसोल्यूशन अप्लाई करो, और न्यू क्लॉज को जनरेट करो, एंड प्रोसेस को क्या करो, रिपीट करो। देखो अगर पेपर पीवाईक्यूज देख लेना, अगर इसमें न्यूमेरिकल्स हों यूनिट सेकंड में या थर्ड में तो प्लीज़ मेरे को कमेंट में बता देना, मैं तुम लोगों को आगे न्यूमेरिकल भी समझा दूंगा, ठीक है। रिजोल्यूशन इन प्रेडिकेट लॉजिक, तो देखो प्रेडिकेट लॉजिक में रिजोल्यूशन थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है, वेरिएबल्स होते हैं, क्वांटिफायर्स होते हैं, इसीलिए एक्स्ट्रा स्टेप्स चाहिए होते हैं, ठीक है। एडिशनल स्टेप्स क्या है भाई प्रेडिकेट लॉजिक्स रिजोल्यूशन में, देखो रिमूव करना पड़ता है इम्प्लीकेशन और मूव, नेगोशिएशन, इनवर्ड, स्टैंडर्डाइज वेरिएबल्स, और सोकोमलाइजेशन। इट मीन्स हमें ये जो हमारा क्वांटिफायर है इसको रिमूव करना पड़ता है, कन्वर्ट करना पड़ता है सीएनएफ में, और यूनिफिकेशन और अप्लाई करना पड़ता है रिजोल्यूशन। तो ये सारे हमारे इंपॉर्टेंट एडिशनल स्टेप्स हैं। अब देखो आता है यूनिफिकेशन, ये भी इंपॉर्टेंट है। यूनिफिकेशन का मतलब क्या होता है, वेरिएबल को ऐसे वैल्यू देना जैसे क्लॉज आइडेंटिफाई हम क्या बोलते हैं, देखो वेरिएबल्स को ऐसे वैल्यू प्रोवाइड करना, वेरिएबल को ऐसे वैल्यू देना जिससे हम क्लॉज को आइडेंटिकल क्या बन जाए, क्लॉज जो है हमारा क्या बन जाए, आइडेंटिकल बन जाए। जैसे मैन क्या है, राम है, यूनिफिकेशन क्या हुआ, एक्स बराबर क्या है, राम हो गया, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, यूनिफिकेशन हो गया। एग्जांपल समझ लो भाई, जैसे गिवन स्टेटमेंट है, ये देखो यूनिवर्सल क्वांटिफायर आ गया यहाँ पे, ह्यूमन एक्स मॉर्टल, तो ह्यूमन कौन है, राम है,
ये हमने क्या किया, रिमूव किया, तो नॉट ह्यूमन एक्स और मॉर्टल एक्स, तो यहाँ पर इसको रिजॉल्व करेंगे, रिजॉल्व विथ ह्यूमन और राम, तो आंसर क्या आएगा, रिजल्ट क्या आएगा हमारा, मॉर्टल और राम। ठीक है, अब इसको रिजोल्यूशन बाय रिफ्यूटेशंस, तो एआई में ज़्यादा यूज़ होता है, इसलिए रिजोल्यूशन बाय रिफ्यूटेशंस होता है। इसका बेसिक आइडिया ये होता है कि जो प्रूव करना है उसका नेगोशिएशन ऐड कर दो, जैसे हमें जो प्रूव करना था हमने उसका क्या कर दिया, नेगोशिएशन लगा दिया। ठीक है, नेगोशिएशन ऐड कर दिया, फिर रेजोल्यूशन को अप्लाई किया। अगर एम्प्टी क्लॉज मिल जाए भाई, मतलब 5 मिल जाए तुमको, तो हेंस स्टेटमेंट आपका क्या है, प्रूव्ड है। एम्प्टी क्लॉज क्या होता है, एम्प्टी क्लॉज मतलब कॉन्ट्राडिक्शन होता है, कॉन्ट्राडिक्शन मतलब प्रूफ सक्सेसफुल। ठीक है, इसको बोलते हैं फॉल्स क्लॉज। ठीक, एडवांटेज क्या है, सिंगल इन्फेरेंस रूल होता है, कंप्लीट, हर ट्रू स्टेटमेंट प्रूव हो सकता है। ठीक है, सुटेबल फॉर ऑटोमेशन, वाइडली एआई का यूज़ होता है। ठीक है, अब डिसएडवांटेज क्या है, सीएनएफ कन्वर्जन कॉम्प्लेक्स होता है, कंप्यूटेशनली एक्सपेंसिव होता है, लार्ज नॉलेज बेस में स्लो होता है, एंड डिफिकल्ट होता है अंडरस्टैंड किसके लिए, बिगनर्स के लिए। ठीक है, एप्लीकेशन क्या है भाई इसके, तो एप्लीकेशन देखो, ये ऑटोमेटेड थ्योरम प्रूविंग में काम करता है, मतलब यूज़ होता है, एक्सपर्ट सिस्टम में, लॉजिक प्रोग्रामिंग में, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की रीजनिंग में यूज़ होता है। तो ये आपका सॉल्यूशन का सारी चीज़ बता दिया मैंने। अब आता है आपका डिडक्शन पढ़ना में, तो डिडक्शन होता क्या, तो डिडक्शन एक जनरली रीजनिंग प्रोसेस है जिसमें हम जनरल रूल्स और स्पेसिफिक कंक्लूजन निकालते हैं। तो देखो, जो हमारा डिडक्शन है, डिडक्शन क्या है, ये एक लॉजिकल रीजनिंग प्रोसेस होता है जिसमें हमें जनरल रूल से स्पेसिफिक कंक्लूजन निकालना होता है। अगर रूल ट्रू होते हैं, अगर मान लो कि हमारे जो रूल्स हैं वो ट्रू हैं और फैक्ट ट्रू हैं, तो कंक्लूजन डेफिनेटली ट्रू होगा। अगर हमारे रूल्स फॉल्स हैं और फैक्ट फॉल्स हैं, तो कंक्लूजन हमारा डेफिनेटली फॉल्स होगा। ठीक है, तो डिडक्शन का बेसिक आइडिया बता देता हूँ कि डिडक्शन का फ्लो क्या होता है, रूल्स, फैक्ट, कंक्लूजन। पहले रूल बताओ, फिर फैक्ट बताओ, फिर आप बताओ कि कंक्लूजन क्या है। तो देखो, पहला रूल क्या है, ऑल ह्यूमन आर मॉर्टल। ठीक है, फैक्ट, राम इज़ ह्यूमन, कंक्लूजन, राम इज़ मॉर्टल। सो इट मीन्स यहाँ कंक्लूजन 100% करेक्ट है, क्योंकि देखो फिर रूल हमारा क्या है, ऑल ह्यूमन आर मॉर्टल। ठीक है, अब मॉर्टल राम हमारा मॉर्टल मतलब ह्यूमन है, एंड कंक्लूजन क्या है हमारा, राम इज़ मॉर्टल। तो ये मतलब यहाँ पे 100% कंक्लूजन हमें 100% करेक्ट मिल रहा है, इसलिए क्या है कि ये मतलब यहाँ पे 100% कंक्लूजन है। ठीक है, डिडक्शन इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो एआई में डिडक्शन का यूज़ कैसे होता है, तो देखो, नॉलेज बेस से न्यू फैक्ट निकाले जाते हैं। जो नॉलेज बेस होता है हमारा, उससे हम न्यू फैक्ट निकालने के लिए यूज़ करते हैं, रीजनिंग सिस्टम में यूज़ करते हैं, एक्सपर्ट सिस्टम में। देखो, एआई जो होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्टोर करता है नॉलेज को, प्लस लॉजिक रूल का यूज़ करके क्या निकालता है, कंक्लूजन निकालता है। जैसे, ठीक है, तो जैसा मैंने आपको ऊपर बताया था ना कि आप पहले रूल बताओ, फिर फैक्ट बताओ, देन कंक्लूजन बताओ, तो यही सबसे पहले ये क्या करेगा, स्टोर करेगा नॉलेज को, लॉजिक्स रूल्स का यूज़ करके ये कंक्लूजन निकाल के देता है। अब डिडक्शन वर्सेस ह्यूमन रीजनिंग, तो देखो, ह्यूमन रीजनिंग क्या है, कभी लॉजिकल होती है, कभी इमोशनल होती है, बट हमारा एआई डिडक्शन क्या होता है, ये प्योरली लॉजिकल होता है, रूल बेस्ड होता है, एरर फ्री होता है। अगर नॉलेज करेक्ट होगा तो ही आपका गलत होगा, अदरवाइज ये गलत नहीं होता है। फिर आता है डिडक्शन का फॉर्मल स्ट्रक्चर क्या होता है, तो देखो, लॉजिकल फॉर्म होता है, प्रोमाइसिस 1 मतलब रूल 1 सॉरी, प्रोमाइसिस 1 मतलब रूल, प्रोमाइसिस 2 फैक्ट, एंड देन कंक्लूजन। तो जैसा हमने देखा था, रूल के बाद फैक्ट, फैक्ट के बाद कंक्लूजन, तो यही है। यहाँ पे प्रोमाइसिस बोल रहा है, प्रोमाइसिस 1, प्रोमाइसिस 2। ठीक है, अगर प्रोमाइसिस ट्रू है तो कंक्लूजन ट्रू होगा, अगर प्रोमाइसिस गलत है तो कंक्लूजन गलत होगा। देखो, डिडक्शन एग्जांपल तो देखो, प्रोपोजिशनल लॉजिक के गिवन है कि P इम्प्लाइज Q, तो यहाँ पे P है, डिडक्शन किसका हुआ, Q का। इसको बोलते हैं मोडुअस पोनेंस, जो डिडक्शन का क्लासिक रूल है। ठीक है, जो डिडक्शन एग्जांपल, तो यहाँ पे देखो, रूल है, ये आपका क्वांटिफायर आ गया, क्वांटिफायर बर्ड एक्स और कैन फ्लाई। फैक्ट क्या है, बर्ड हमारा पैरट है, और डिडक्शन कैन फ्लाई पैरट है। यहाँ जनरली रूल्स को स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट पे अप्लाई किया गया है। ठीक है, अब टाइप क्या है डिडक्शन के, तो देखो टाइप देख लेते हैं भाई। तो सबसे पहला टाइप है फॉरवर्ड डिडक्शन, इट मीन्स फॉरवर्ड चेनिंग। तो यहाँ पर क्या होता है, फैक्ट से स्टार्ट होता है, रूल अप्लाई करके न्यू फैक्ट जनरेट किए जाते हैं। ठीक है, यूज़ कहाँ होता है, मॉनिटरिंग सिस्टम में होता है और एक्सपर्ट सिस्टम में होता है। देखो, फॉरवर्ड डिडक्शन मतलब क्या होता है, इसको फॉरवर्ड डिडक्शन को फॉरवर्ड चेनिंग भी बोला जाता है। इसमें क्या होता है कि फैक्ट से स्टार्ट होता है, किससे स्टार्ट होता है, फैक्ट से स्टार्ट होगा, देन रूल अप्लाई करेंगे, उससे हमें रूल अप्लाई करके हमें न्यू फैक्ट में जनरेट करते हैं।
इसका यूज़ कहाँ होता है? मॉनिटरिंग सिस्टम और एक्सपर्ट सिस्टम। अब देखो बैकवर्ड डिडक्शन, और बैकवर्ड डिडक्शन को हम क्या बोलते हैं? बैकवर्ड डिडक्शन को हम बैकवर्ड चेनिंग भी बोलते हैं। इसका गोल क्या होता है? गोल से स्टार्ट होता है। कहाँ से स्टार्ट होता है? गोल से स्टार्ट होता है, बट वो फैक्ट से स्टार्ट होता है, ये गोल से स्टार्ट होता है। चेक करता है कौन सा रूल गोल को सपोर्ट कर रहा है, ठीक है। तो ये डिफरेंस भी हो गया कि वो फैक्ट से स्टार्ट करता है, फॉरवर्ड डिडक्शन, बैकवर्ड हमारा गोल से स्टार्ट करता है। अब यूज़ कहाँ होगा? क्वेरी आंसरिंग और डायग्नोसिस सिस्टम में यूज़ होता है इनका, ठीक है। अब इसका डिडक्शन वर्सेस इंडक्शन का डिफरेंस है, तो देखो डिडक्शन में क्या होता है? ये जनरल से स्पेसिफिक होता है, लेकिन इंडक्शन हमारा स्पेसिफिक से जनरल होता है। कंक्लूजन गारंटीड है, इसमें कंक्लूजन प्रोबेबल है, प्रोबेबिलिटी है, मतलब प्रोबेबल है। लॉजिक बेस्ड होता है, ये एक्सपीरियंस बेस्ड होता है, यूज्ड इन रीजनिंग और ये यूज्ड इन लर्निंग। अब एडवांटेज देखो भाई, एडवांटेज क्या? गारंटेड करेक्ट कंक्लूजन मिलता है अपन को, लॉजिकल और सिस्टमेटिक होता है, इजी टू ऑटोमेट होता है, एक्सपर्ट सिस्टम के लिए परफेक्ट होता है। डिसएडवांटेज क्या? डिसएडवांटेज है कि न्यू रूल जनरेट नहीं करता है, रूल्स पे फुल्ली डिपेंड करता है और इनकम्प्लीट नॉलेज में फेल हो सकता है, तो ये इसका डिसएडवांटेज है। अब आता है आपका एप्लीकेशन, तो एप्लीकेशन क्या? डिडक्शन इन एआई, तो देखो एक्सपर्ट सिस्टम में यूज़ होगा, रूल बेस्ड सिस्टम, ऑटोमेटेड थ्योरी प्रूविंग और नॉलेज बेस्ड सिस्टम में यूज़ होता है। अब नाउ आपका एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आ रहा है जो है थ्योरम प्रूविंग। थ्योरम प्रूविंग क्या है? तो देखो थ्योरम प्रूविंग कुछ नहीं है, एक लॉजिकल प्रोसेस है जिसमें हम मतलब हमारे जो फैक्ट्स हैं और रूल्स का यूज़ करके क्या करते हैं? गिवन स्टेटमेंट को ट्रू या फॉल्स प्रूव करते हैं, बस। देखो थ्योरम प्रूविंग मतलब देखो ये मैंने जो तुमको बताया है यहीं पे लिखा कि थ्योरम प्रूविंग एक लॉजिकल प्रोसेस है जिसमें हम गिवन फैक्ट मतलब एक्समिसीज और गिवन फैक्ट और रूल्स का यूज़ करके किसी स्टेटमेंट को मतलब किसी स्टेटमेंट या थ्योरम को ट्रू या फॉल्स प्रूव करते हैं। देखो सिंपल वर्ड में बोल दे तो लॉजिक यूज़ करके किसी बात को मैथमेटिकली प्रूव करना, वो हमारे क्या होता है? थ्योरम प्रूविंग होता है, बस। थ्योरम प्रूविंग का एम क्या होता है? देखो स्टेटमेंट को लॉजिकली वेरीफाई करते हैं, नॉलेज बेस से करेक्ट कंक्लूजन निकालना, ऑटोमेटिक रीजनिंग सिस्टम डेवलप करना और ह्यूमन रीजनिंग को मशीन में इंप्लीमेंट करना। तो ये 4 पॉइंट है जो मेन एम होता है थ्योरम प्रूविंग का। क्या? स्टेटमेंट को लॉजिकली वेरीफाई करना, नॉलेज बेस से करेक्ट कंक्लूजन निकालना और ऑटोमेटिक रीजनिंग सिस्टम डेवलप करना और ह्यूमन रीजनिंग को मशीन में इंप्लीमेंट करना। अब ये कंपोनेंट क्या है भाई थ्योरम प्रूविंग सिस्टम के? तो देखो एक्समिसीज होता है, मतलब एक्समिसीज को क्या बोला जाता है? फैक्ट्स, गिवन फैक्ट, ठीक है। तो ये बेसिक ट्रू स्टेटमेंट होती है, मतलब फैक्ट होते हैं ये। रूल ऑफ इन्फेरेंस मतलब लॉजिक रूल होता है, रिजोल्यूशन और मॉडुअस पोनेंसिस, ठीक है। एंड थ्योरम या गोल्स, स्टेटमेंट जो हमें प्रूव करना होता है, इन्फेरेंस इंजन रीजनिंग अप्लाई करते हैं। अब ये काम कैसे करता है? देखो सबसे पहले नॉलेज बेस को लॉजिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट करो, देन गोल स्टेटमेंट को क्या करो? डिफाइन करो और गोल के नेगोशिएशन मतलब रिफ्यूटेशंस मेथड को यूज़ करो एंड इन्फेरेंस रूल्स अप्लाई करो। अगर कॉन्ट्रडिक्शन मिले तो मतलब अगर कॉन्ट्रडिक्शन मिला तो मतलब थ्योरम प्रूव्ड, ठीक। सो जो अब हमारा नेक्स्ट टाइप है मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है हमारा कि अब हमें बताना है कि हमारा जो टाइप ऑफ थ्योरम प्रूविंग क्या है, ठीक है। तो फॉरवर्ड चेनिंग थ्योरम प्रूविंग, ठीक है। तो सबसे पहला हमारा टाइप क्या है? सो देखो ये फॉरवर्ड चेनिंग थ्योरम प्रूविंग पहला टाइप है। इसमें क्या होता है? ये फैक्ट से स्टार्ट होता है एंड यहाँ पर रूल अप्लाई करके क्या निकाले जाते हैं? कंक्लूजन निकालना जाता है, ठीक है। तो देखो हम क्या करते हैं कि रूल्स को अप्लाई करते हैं एंड हम क्या निकालते हैं? कंक्लूजन निकालते हैं। देखो अब ये इसका यूज़ कहाँ होता है? देखो डेटा ड्राइवन सिस्टम में होता है एंड मॉनिटरिंग सिस्टम में होता है। तो इसका जो फॉरवर्ड चेनिंग थ्योरम प्रूविंग है इसका यूज़ कहाँ होता है? डेटा ड्राइविंग सिस्टम में यूज़ होता है एंड मॉनिटरिंग सिस्टम में यूज़ होता है। अब आता है बैकवर्ड चेनिंग थ्योरम प्रूविंग। तो ये गोल से स्टार्ट होता है, जो हमारा फॉरवर्ड था वो फैक्ट से स्टार्ट होता है एंड ये गोल से स्टार्ट होता है, ठीक है। तो थोड़ा सा डिफरेंस ध्यान रखना कि जो फॉरवर्ड चेनिंग है वो किससे स्टार्ट होगी? फैक्ट से स्टार्ट होती थी एंड जो हमारा बैकवर्ड चेनिंग है ये गोल से स्टार्ट होते हैं। इसमें क्या होता है? पहले रूल्स चेक करता है देन गोल को सपोर्ट करता है, बट उसमें क्या था? पहले रूल्स को अप्लाई करके कंक्लूजन निकालता था, ठीक है। तो ये डिफरेंस थोड़ा सा याद रखिएगा। एंड नाउ अब आता है यूज़ क्या है? तो देखो क्वेरी आंसरिंग है और एक्सपर्ट सिस्टम होता है इसमें, ठीक है। थ्योरम प्रूविंग यूजिंग रेजोल्यूशन, तो इट मीन्स सबसे पॉपुलर एआई टेक्निक है। स्टेटमेंट मतलब स्टेटमेंट्स को सीएनएफ में कन्वर्ट करता है, ठीक है। सीएनएफ में कन्वर्ट किया जाता है देन रेजोल्यूशन अप्लाई होता है, ठीक है। रेजोल्यूशन को क्या करते हैं? अप्लाई करते हैं एंड एम्प्टी कॉज मिलने पर
एम्पटी क्लॉज मिलने पर प्रूफ सक्सेसफुल होता है। इसको बोलते हैं रेजोल्यूशन रिफ्यूटेशंस थ्योरम प्रूविंग। एंड देखो, तो अब इसका थ्योरम प्रूविंग यूजिंग रेजोल्यूशन हो गई, तो अब इसके एग्जांपल देखो। तो एग्जांपल ऑफ थ्योरम प्रूविंग क्या है? तो एग्जांपल देखो, सबसे पहले क्या है कि ऑल गिवन क्या है, ऑल ह्यूमंस आर मॉर्टल्स, राम इज़ ह्यूमन, ठीक है। तो गोल क्या है, राम इज़ मॉर्टल, लॉजिक के लगाया है हमने ह्यूमन एक्स मॉर्टल, तो ह्यूमन हमारा राम है, और मॉर्टल भी हमारा राम है। थ्योरम प्रूव्ड हो गया। एडवांटेज क्या है, ठीक है, एडवांटेज क्या है, लॉजिकल और सिस्टमेटिक अप्रोच, गारंटेड करेक्ट रिजल्ट मिलता है, इफ़ प्रूव एग्जिस्ट, ऑटोमेशन पॉसिबल है, वाइडली यूज्ड होता है एआई रीजनिंग का। डिसएडवांटेज क्या है, थ्योरम प्रूविंग के कॉन्सेप्चुअली एक्सपेंसिव होता है, लार्ज नॉलेज बेस में स्लो होता है, और कॉम्प्लेक्स इम्प्लीमेंटेशन होता है, और रियल वर्ल्ड में अनसर्टेनिटी हैंडल करता है, ठीक है। तो एप्लीकेशन क्या है इसके, एप्लीकेशन ये है कि भाई ऑटोमेटेड सिस्टम प्रूविंग सिस्टम होता है, ऑटोमेटेड थ्योरम प्रूविंग सिस्टम होता है, एक्सपर्ट सिस्टम होता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रीजनिंग होता है, और लॉजिकल प्रोग्रामिंग होता है, और सॉफ्टवेयर वेरिफिकेशन होता है, ठीक है। फिर आता है 11 नंबर पे थ्योरम प्रूविंग वर्सेस प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो थ्योरम प्रूविंग मतलब ट्रुथ प्रूव करता है, और जो प्रॉब्लम सॉल्विंग होता है वो बेस्ट सॉल्यूशन फाइंड करता है। तो देखो, थ्योरम प्रूविंग ट्रुथ प्रूव करेगा, और जो हमारा प्रॉब्लम सॉल्विंग होगा वो क्या फाइंड करेगा, वो बेस्ट सोल्यूशन फाइंड करता है। तो देखो, इन्फेरेंसिंग पढ़ना अब हम अपन को, तो अब हमने मतलब ऑलमोस्ट 80% सिलेबस कंप्लीट कर लिया है यूनिट नंबर 2 का। अब इन्फेरेंसिंग पढ़ेंगे, ठीक है। सो अब देखो, इन्फ्रेंसिंग पढ़ना, तो इन्फ्रेंसिंग क्या होता है, तो इन्फ्रेंसिंग जो होता है ये एक रीजनिंग प्रोसेस होती है, जिसमें हम क्या करते हैं, एग्जिस्टिंग नॉलेज मतलब उसके फैक्ट प्लस रूल का यूज़ करते हैं, एंड न्यू नॉलेज या कंक्लूजन निकालते हैं। तो देखो, हम क्या करते हैं, जो इन्फ्रेंसिंग होती है ये एक रीजनिंग प्रोसेस होती है, ठीक है। क्या होती है, रीजनिंग प्रोसेस होती है। एंड हम इसमें क्या करते हैं, इसमें हम एग्जिस्टिंग जो हमारा एग्जिस्टिंग नॉलेज होता है, जो कि हमारे फैक्ट्स होते हैं, रूल्स होते हैं, हम उनका यूज़ करके एक नया क्या बनाते हैं, एक नया नॉलेज बनाते हैं, न्यू नॉलेज, या उसका कंक्लूजन निकालते हैं। सिंपल वर्ड्स में बोलूँ तो जो पता है उसे उससे जो नया पता चले वही हमारा इन्फ्रेंसिंग है, ठीक है। जो हमें पता है उससे नया पता चले तो वही हमारा इन्फ्रेंसिंग है। इन्फ्रेंसिंग का रोल क्या होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, तो देखो, एआई सिस्टम तब तक इंटेलिजेंट नहीं होता है, कब तक नहीं होता, जब तक उसमें वो ना हो, क्या ना हो, सिर्फ नॉलेज स्टोर करे, बल्कि नॉलेज के साथ साथ क्या करे, सोचकर रिजल्ट निकाले। इन्फ्रेंसिंग एआई को थिंकिंग एबिलिटी देता है। देखो, हमारा जो एआई इन्फ्रेंसिंग का रोल है, इन्फ्रेंसिंग क्या है, एआई सिस्टम तब तक इंटेलिजेंट नहीं होता है जब तक वो सिर्फ नॉलेज स्टोर करे, बल्कि नॉलेज से सोच कर रिजल्ट निकाले। इन्फ्रेंसिंग जो है एआई को क्या करता है, थिंकिंग एबिलिटी प्रोवाइड करता है, ठीक है। अब देखो, अब आता है कंपोनेंट ऑफ इंटरफेरेंसिंग। तो कंपोनेंट ऑफ इंटरफेरेंसिंग नहीं, सॉरी, वो थोड़ा सा जल्दी जल्दी में निकल जाता है। नॉलेज बेस मतलब के भी बोला जाता है, मतलब फैक्ट और रूल्स का कलेक्शन होता है। इन्फरेंस इंजन मतलब लॉजिक रूल्स अप्लाई करता है, क्या अप्लाई करता है, लॉजिक रूल्स। थर्ड पे आता है फैक्ट, ये गिवन ट्रू इन्फॉर्मेशन है। फैक्ट मतलब हमारे पास ट्रू इन्फॉर्मेशन। रूल्स ऑफ इन्फरेंस लॉजिकल रूल्स जैसे मॉड्यूल्स, पोनेंसेस एंड रेजोल्यूशन। तो ये हमारे यहाँ रूल्स ऑफ इन्फरेंस है। इसकी बेसिक्स वर्किंग क्या है इन्फ्रेंसिंग की, तो देखो, नॉलेज बेस से फैक्ट लो, क्या लो, नॉलेज बेस से फैक्ट लो, एप्लीकेबल रूल्स को आइडेंटिफाई करो एंड रूल्स अप्लाई करो, न्यू फैक्ट जनरेट करो। प्रोसेस रिपीट होता है जब तक गोल्स ना मिल जाए। तो ये सारे 5 प्रोसेस जो हैं, 5 स्टेप्स जो हैं ये रिपीट होते रहते हैं जब तक हमें क्या ना मिल जाए, हमारा गोल ना मिल जाए, ठीक है। तो देखो, आई होप तुमको उतना समझ में आ गया होगा कि नॉलेज बेस से फैक्ट लेते हैं, देन हम क्या करते हैं, एप्लीकेबल रूल्स को आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है, एंड रूल्स अप्लाई करो, न्यू फैक्ट्स को जनरेट करो, एंड प्रोसेस क्या करो, रिपीट करते रहो। प्रोसेस को रिपीट करते रहो जब तक हमें क्या ना मिल जाए, गोल ना मिल जाए, ठीक है। तो ये इसका आंसर है। ठीक है, तो नाउ अब हम बताते हैं आपको कि अब इसके एग्जांपल क्या है इन्फ्लुएंसिंग के। तो देखो, एग्जांपल पहला क्या है, इफ़ ह्यूमन देन मॉर्टल। तो रूल है हमारा क्या, इफ़ ह्यूमन देन मॉर्टल, ठीक है। तो फैक्ट क्या है, राम इज़ ह्यूमन, एंड इन्फेरेंस क्या है, राम इज़ मॉर्टल, ठीक है। ये डिडक्टिव इन्फेरेंसिंग का भी एग्जांपल है, ठीक है। तो देखो, ये डिडक्टिव इन्फेरेंसिंग का भी एग्जांपल है, एंड ये आपका एग्जांपल ऑफ इन्फ्लुएंसिंग भी है, ठीक है। नाउ टाइप ऑफ इन्फ्लुएंसिंग इन एआई। तो देखो, सबसे पहला आता है आपका डिडक्टिव इन्फ्लुएंसिंग। तो डिडक्टिव इन्फ्लुएंसिंग मतलब जनरल और स्पेसिफिक। तो देखो, जनरल स्पेसिफिक, इसमें क्या होता है, गारंटेड करेक्ट रिजल्ट आता है अगर प्रोमाइसेस ट्रू।
तुम्हारे पास अगर तुम्हारे प्रोमाइसेस जो हैं वो ट्रू हैं तो 100% तुम्हारे पास रिजल्ट क्या आएगा, करेक्ट आएगा। जैसे एग्जांपल, ऑल बर्ड हैव विंग्स, ठीक है, तो पैरट इज़ अ बर्ड और पैरट हैड विंग्स, तो कंक्लूजन क्या है, ऑलवेज ट्रू है, ठीक है। तो देखो अब आता है इंडक्टिव इन्फ्रेंस, डिडक्टिव हो गया, अब क्या है इंडक्टिव। इंडक्टिव मतलब स्पेसिफिक से जनरल, ठीक है, तो इसमें रिजल्ट प्रोबेबल होता है, मतलब इसमें गारंटी नहीं होती। जो डिडक्टिव होता है उसमें गारंटीड होता है, बट इंडक्टिव में प्रोबेबल होता है, ना कि गारंटेड, ठीक है। तो अब देखो, अब क्या है, इसका एग्जांपल है क्रो 1 इज़ अ ब्लैक, मतलब 2 क्रो है, पहला ब्लैक है और क्रो 2 इज़ ब्लैक। सो देखो यहाँ पे सारे क्रोज जो हैं, मतलब कौवे जो हैं, वो सब ब्लैक होते हैं। कंक्लूजन क्या है, कंक्लूजन में भी रॉन्ग, ठीक है। सो देखो इंडक्टिव इन्फरेंसिंग में रिजल्ट जो होता है वो प्रोबेबल होता है, मतलब गारंटेड नहीं है कि ये 100% ट्रू हो, बट डिडक्टिव में वो गारंटेड है कि वो ट्रू ही होता है, जैसा कि ऊपर लिखा भी है कि गारंटेड करेक्ट रिजल्ट होता है, ठीक है। नाउ अब आता है एबडक्टिव इन्फरेंस, तो ये बेस्ट पॉसिबल एक्सप्लेनेशन फाइंड करता है। क्या जो तुम्हारा एबडक्टिव रिजल्ट है ये क्या करता है, ये तुम्हारा बेस्ट रिजल्ट क्या करता है, फाइंड करता है। कौन से, बेस्ट पॉसिबल एक्सप्लेनेशन फाइंड करता है, ठीक है। जैसे रोड वेट है, हो सकता है बारिश हुई हो, अगर तुम्हारी रोड गीली है तो हो सकता है कि क्या हुआ हो, बारिश हुई हो तभी तो गीली है। मल्टीपल एक्सप्लेनेशन पॉसिबल है इसमें। अब आता है आपका फॉरवर्ड चैनिंग। सो फॉरवर्ड चैनिंग क्या होती है, इसको डेटा ड्राइवन इन्फरेंसिंग भी बोला जाता है। इसमें क्या होता है, नॉन फैक्ट से स्टार्ट होता है। किससे होता है, नॉन फैक्ट से स्टार्ट होता है, एंड इसमें रूल अप्लाई करके न्यू फैक्ट बनाते हैं। तो इसका जो फ्लो होता है वो क्या होता है, फैक्ट होता है, देन रूल होता है, देन फिर कंक्लूजन होता है। तो ये फॉरवर्ड चैनिंग को हम क्या बोलते हैं, डेटा ड्राइवन इन्फरेंसिंग भी बोलते हैं, एंड ये हमारा जो है फैक्ट, रूल्स और कंक्लूजन पर बेस्ड है, ठीक। तो देखो यूजेस कहाँ पे होते हैं, मॉनिटरिंग सिस्टम में होते हैं एंड एक्सपर्ट सिस्टम में होते हैं। तो एग्जांपल क्या है, देखो एग्जांपल है फीवर प्लस कफ, ये क्या है, फ्लू डायग्नोसिस है। देखो फीवर क्या है, फीवर हमारा फैक्ट है कि भाई तुमको फीवर है। रूल क्या है, अगर कफ है, फीवर प्लस कफ है तुमको, तो क्या हो सकता है, फ्लू डायग्नोसिस हो सकता है, ठीक है। तो अब देखो फॉरवर्ड चैनिंग तुमको समझ में आ गई कि यहाँ पे नॉन फैक्ट से स्टार्ट होता है एंड रूल अप्लाई करके हम न्यू फैक्ट्स बनाते हैं, ठीक है। अब बैकवर्ड चेनिंग क्या होता है, ये गोल ड्राइवन इन्फरेंसिंग होता है, और फॉरवर्ड चेनिंग हमारा क्या होता है, डेटा ड्राइवन, और बैकवर्ड क्या होता है, गोल ड्राइवन। तो गोल ड्राइवन इन्फरेंसिंग, तो देखो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ से गोल से स्टार्ट होता है। किससे स्टार्ट होता है, गोल से। वहाँ पर किससे स्टार्ट होता था, फैक्ट से स्टार्ट होता था। तो भाई ये थोड़ा सा कंपैरिजन अपना अपना याद रखना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट कंपैरिजन है। अगर तुम कंपैरिजन के हिसाब से पढ़ोगे ना, कंपैरिजन के हिसाब से समझोगे, तो तुमको चीज़ें ईजिली समझ में आएंगी, ठीक है। एंड यहाँ गोल से स्टार्ट होता है, चेक करता है कि कौन सा फैक्ट गोल को सपोर्ट कर रहा है। तो देखो यहाँ पे क्या होता है, सबसे पहले फ्लो क्या आता है, फ्लो में सबसे पहले आता है आपका गोल, देन फिर रूल्स, देन फैक्ट। पहले गोल आएगा, गोल क्या है आपका, रूल बताओ और फैक्ट लो, ठीक है। तो चेक करेगा कि कौन सा फैक्ट गोल को सपोर्ट कर रहा है, ठीक है। ये तुम्हारा क्या है, ये इसका फ्लो है। ये यूज़ कहाँ होता है, डायग्नोसिस में होता है, और क्वेरी आंसरिंग में यूज़ होता है। तो इसका एग्जाम्पल समझो, एग्जाम्पल क्या है भाई, एग्जाम्पल है कि गोल है हमारा डिसीजेस और इज इक्वल्स टू फ्लो। तो ये सिम्टम्स हो सकते, सिम्टम चेक करो, ठीक है, क्या चेक करो, सिम्टम चेक करो, ठीक है। तो ये हमारा ये क्या है, एग्जाम्पल है। नाउ अब हम देखते हैं कि इन्फरेंसिंग टेक्निक्स यूज़ कैसे होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में। तो देखो मॉडुअस पोनेंसेस, मॉडुअस टॉलेंसेस, रेजोल्यूशन, यूनिफिकेशन एंड रिफ्यूटेशंस, ये टेक्निक्स नॉलेज बेस से कंक्लूजन निकालने में हेल्प करती है। क्या करती है, ये जो टेक्निक्स हैं सारी, ये क्या करती हैं कि ये नॉलेज बेस से, ये जो हमारा टेक्निक है, ये नॉलेज बेस से कंक्लूजन निकालने में क्या करती हैं, मदद करती हैं हमारे। अब आता है डिटर्मिनिस्टिक वर्सेस नॉन डिटर्मिनिस्टिक इन्फ्रेंसिंग। तो देखो डिटर्मिनिस्टिक क्या होता है, डिटर्मिनिस्टिक इन्फ्रेंसिंग मतलब सेम इनपुट होगा तो सेम आउटपुट आएगा, ये लॉजिक बेस्ड होता है। और नॉन डिटर्मिनिस्टिक इन्फ्रेंसिंग मतलब मल्टीपल पॉसिबल आउटपुट आ सकते हैं, और प्रोबेबिलिटी या ह्यूरिस्टिक भी हो सकता है। देखो प्रोबेबिलिटी या ह्यूरिस्टिक यूज भी हो सकता है, ठीक है। नाउ अब आता है एडवांटेज ऑफ इन्फ्रेंसिंग। तो एडवांटेज क्या है इन्फ्रेंसिंग के, तो देखो एडवांटेज हम बताते हैं कि सबसे पहला एडवांटेज है कि न्यू नॉलेज जनरेट होती है, इंटेलिजेंट डिसीजन मेकिंग पॉसिबिलिटीज़ होती हैं, ऑटोमेशन को सपोर्ट करता है, और एक्सपर्ट सिस्टम का बेस होता है। तो ये नॉलेज को, नया नॉलेज जनरेट करता है, इंटेलिजेंट डिसीजन मेकिंग होता है, और ऑटोमेशन को सपोर्ट करता है, और एक्सपर्ट सिस्टम का बेस होता है, ठीक है। अब आता है डिसएडवांटेज ऑफ इन्फ्रेंसिंग। तो देखो लार्ज नॉलेज जो होता है वो लार्ज नॉलेज बेस में क्या होता है, स्लो होता है, कंप्यूटेशनली एक्सपेंसिव होता है, इनकरेक्ट रूल्स, रॉन्ग इन्फ्रेंस देगा, अनसर्टेनिटी हैंडल करना थोड़ा सा टफ होता है, ठीक है। अब बात करते हैं एप्लीकेशन ऑफ इन्फ्रेंसिंग। तो देखो एप्लीकेशन क्या है इन्फ्रेंसिंग के, सबसे पहला है कि
एक्सपर्ट सिस्टम के बाद आपका डायग्नोसिस, मेडिकल डायग्नोसिस में यूज़ होता है, एंड आपका डिसीजन सपोर्ट सिस्टम में यूज़ होता है, एआई प्लानिंग में यूज़ होता है, एंड ऑटोमेटेड रीजनिंग में यूज़ होता है। ठीक है ना, अब हम बात करते हैं कि भाई मोनोटोनिक एंड नॉन मोनोटोनिक रीजनिंग क्या होता है। तो सबसे पहले मैंने तुमको रीजनिंग समझानी है, कि रिकैप दे देता हूँ कि भाई हम रीजनिंग ऊपर समझ क्या रहे हैं। तो रीजनिंग का मतलब है गिवन एग्जांपल से लॉजिकल कंक्लूजन निकालना। ठीक है, तो रीजनिंग आई होप तुम लोगों को क्लियर होगी, क्योंकि शायद ये पिछले यूनिट में है। तो मैं आपको बता दूं कि मोनोटोनिक एंड नॉन मोनोटोनिक रीजनिंग क्या होती है। तो रीजनिंग मतलब क्या होती है कि हमें गिवन नॉलेज से, गिवन नॉलेज जो होता है हमारा गिवन नॉलेज होता है उसके बेस पे हमें क्या निकालना, लॉजिकल कंक्लूजन निकालना। ठीक है, अब हम समझते हैं मोनोटोनिक रीजनिंग क्या होती है। तो मोनोटोनिक रीजनिंग एक ऐसी रीजनिंग होती है जिसमें हम न्यू नॉलेज को ऐड होने पर पुराने कंक्लूजन कभी चेंज नहीं होता है। देखो मोनोटोनिक बस इतना है, मान लो कि जैसे तुम्हारा जो पुराना नॉलेज है, तो पुराना नॉलेज तुम्हारा एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, जैसे तुमने बोला कि मतलब अब तुम्हारा नॉलेज है कि इंडिया आज मैच जीतेगा। ठीक है, जैसे मान लो कि 2024 में इंडिया क्या जीता था वर्ल्ड कप जीता था, आईसीसी वर्ल्ड कप, मेंस T20 वर्ल्ड कप 2024। किसके सामने जीता था, साउथ अफ्रीका का। एंड आज साउथ अफ्रीका से मैच है किसका, इंडिया का। ठीक है, एंड अब देखो सुनो, तो क्या होता है कि यहाँ पे मोनोटोनिक एक रीजनिंग है। ठीक है, तो इसमें क्या है, जो पुराना कंक्लूजन क्या है, जैसे कभी भी साउथ अफ्रीका और इंडिया का मैच होगा, बट अगर वर्ल्ड कप में मैच होता तो क्या बोला जाएगा कि 2024 में फाइनल में इंडिया ने साउथ अफ्रीका को हराया था। ठीक है, बट जैसे सपोज आज 22 फरवरी 2026 को इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका मैच है, किसका किसका शाम को 7 बजे से। ठीक है, तो मैच अभी स्टार्ट हो चुका है, तो देखो ये नया नॉलेज ऐड हो गया। लेकिन हमारा जो पुराना कंक्लूजन है कि फाइनल में कौन जीता था, इंडिया जीता था, ये कभी चेंज नहीं होगा। तो ये क्या होता है, मोनोटोनिक रीजनिंग होती है, कि नया नॉलेज ऐड होने पर पुराना कंक्लूजन या पुरानी चीज़ कभी चेंज नहीं होती। सिंपल लाइन में समझो तो जो एक बार सही प्रूव हो गया वो हमेशा सही रहेगा। ठीक है, आई होप क्लियर है। फिर आता है आपका कैरेक्टरिस्टिक। तो देखो नॉलेज बढ़ने पर कंक्लूजन चेंज नहीं होते हैं, ठीक है, ध्यान रखना। अगर मेरा एग्जांपल सही लगा हो तो उससे रिलेट करके इसको समझना। एंड कंक्लूजन परमानेंट होते हैं। ठीक है, क्लासिकल लॉजिकल देखो जो हमारे क्लासिकल लॉजिक्स होते हैं, क्लासिकल लॉजिक पर ये बेस्ड होता है और रियल वर्ल्ड के लिए लिमिटेड होते हैं। ठीक है, तो ये हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। एग्जांपल ऑफ मोनोटोनिक, ऑल ह्यूमंस आर मॉर्टल्स एंड राम इज ह्यूमन, तो राम इज मॉडल। तो ये कंक्लूजन। अब चाहे नॉलेज ऐड करो, अब चाहे कितना भी नॉलेज ऐड कर दो, बट राम इज मॉडल कभी गलत नहीं होगा। ठीक है, अब देखो वेयर मोनोटोनिक रीजनिंग इज यूज, कहाँ पे हम मोनोटोनिक रीजनिंग को यूज़ करते हैं। तो देखो मैथमेटिक्स में यूज़ करते हैं, फॉर्मल लॉजिक्स में यूज़ करते हैं, थ्योरम प्रूविंग में यूज़ करते हैं, डिडक्टिव रीजनिंग में हम डिडक्टिव रीजनिंग सिस्टम में हम इसको यूज़ करते हैं। ठीक है, अब बात आती है सिंपल सी बात है कि 4 जगह यूज़ होता है, मैथमेटिक्स, फॉर्मल लॉजिक्स, थ्योरम प्रूविंग एंड डिडक्टिव रीजनिंग में यूज़ होता है। अब इसके एडवांटेज बता दो भाई क्या है। तो देखो सिंपल और क्लियर है, लॉजिकल कंसिस्टेंसी और इजी टू इम्प्लीमेंट है। ठीक है, क्या है, इजी टू इम्प्लीमेंट है, और गारंटेड करेक्ट कंक्लूजन देता है। ठीक ना, अब इसका डिसएडवांटेज देखो, तो डिसएडवांटेज क्या है, ये रियल वर्ल्ड अनसर्टेनिटी हैंडल नहीं करती है, और इनकम्प्लीट नॉलेज के साथ साथ फेल हो सकता है, और ह्यूमन लाइक रीजनिंग नहीं है। ये क्या नहीं है, ह्यूमन लाइक रीजनिंग नहीं है। ठीक है, अब आता है आपका क्या, नॉन मोनोटोनिक रीजनिंग। तो ये हमारा मोनोटोनिक हम जान गए हैं कि नया नॉलेज ऐड होने पर पुराना नॉलेज सेम रहता है। ठीक है, बट यहाँ पे क्या होता है, नॉन मोनोटोनिक में क्या होता है कि नॉन मोनोटोनिक एक ऐसा रीजनिंग है जिसमें नया नॉलेज आने पर पुराना कंक्लूजन चेंज हो सकता है, बट उसमें जो पुराना कंक्लूजन होता है वो चेंज नहीं होता। बट नॉन मोनोटोनिक पे नया नॉलेज आया तो पुराना कंक्लूजन चेंज हो सकता है, बट उसमें चेंज नहीं होता है। इसमें सिंपल लाइन में क्या है कि जो हमारी नई इन्फॉर्मेशन है, क्या है, नई इन्फॉर्मेशन आए तो पुरानी बात गलत भी हो सकती है। देखो ठीक है, अगर हमारे पास नई इन्फॉर्मेशन आती है तो हमारा जो पुरानी चीज़ है या पुरानी कंक्लूजन है वो क्या हो सकता है, गलत भी हो सकता है। इसके कैरेक्टरिस्टिक देखो, तो कैरेक्टरिस्टिक क्या है, कंक्लूजन टेम्पररी होते हैं, इसमें टेम्पररी होते हैं, नॉलेज अपने पर चेंज हो सकता है, ह्यूमन लाइक रीजनिंग को क्लोज होती है, और रियल वर्ल्ड में प्रॉब्लम्स के लिए क्या होता है, सुटेबल होता है। ठीक है, अब आता है एग्जाम्पल ऑफ नॉन मोनोटोनिक रीजनिंग। तो इसमें क्या है, बर्ड कैन फ्लाई। तो ये क्या है, रूल है, बर्ड फ्लाई कर सकते। फैक्ट क्या है, पेंगुइन इज अ बर्ड। ठीक है, कंक्लूजन क्या है, पेंगुइन कैन फ्लाई, भाई गलत है।
न्यू नॉलेज एडेड, पेंगुइन कैन नॉट फ्लाई। तो ये हम हो सकता है कि पेंगुइन फ्लाई ना कर पा रहा हो। तो ये जो नया नॉलेज ऐड हुआ है, ये जो नया नॉलेज ऐड हुआ है, इसके बेसिस पे ये वाला जो पेंगुइन कैन फ्लाई वाला ये कंक्लूजन है, ये पुराना है। देखो ये ओल्ड है और ये न्यू है। तो भाई पेंगुइन कैन नॉट फ्लाई इस स्टेटमेंट के ऐड होने से जो हमारा पुराना वाला स्टेटमेंट है पेंगुइन कैन फ्लाई, ये गलत हो सकता है या चेंज हो सकता है। ठीक है, ये है अपना नॉन मोनोटोनिक। रिवाइज्ड कंक्लूजन का है पेंगुइन कैन नॉट फ्लाई, यहाँ कंक्लूजन चेंज हो गया। ठीक है, अब आगे देखो, वेयर नॉन मोनोटोनिक रीजनिंग यूज्ड, एक्सपर्ट सिस्टम, मेडिकल डायग्नोसिस, डिफॉल्ट रीजनिंग और कॉमन सेंसेस। अब जैसे यहाँ पे मेडिकल डायग्नोसिस लिखा, तो भाई किसी की तबीयत खराब है, कल फीवर था, आज हमने फिर से नया नॉलेज मतलब अपनी मेडिकल टेस्ट कराई, सारी चीज़ें कराई, तो भाई आज हमारा टेस्ट पॉजिटिव आया, तो कल का जो हमारा टेस्ट नेगेटिव था तो वो चेंज हो गया, क्योंकि कल हमें बुखार था, आज बुखार नहीं है। एडवांटेज क्या है नॉन मोनोटोनिक का, ये रियल वर्ल्ड सिचुएशन को हैंडल करता है, फ्लेक्सिबल रीजनिंग देता है, ह्यूमन रीजनिंग का क्लोज होता है और डायनेमिक नॉलेज को क्या करता है, सपोर्ट करता है। ठीक है, कॉम्प्लेक्स टू इम्प्लीमेंट, ये इम्प्लीमेंट करना कॉम्प्लेक्स होता है, इनकन्सिस्टेंसी का रिस्क होता है और कंप्यूटेशनली एक्सपेंसिव होता है। और अब गारंटेड कंक्लूजन नहीं देता है। क्या नहीं देता है? गारंटेड कंक्लूजन आपको नहीं प्रोवाइड करेगा। अब देखो आपका नॉन मोनोटोनिक और मोनोटोनिक का डिफरेंस है, यहाँ पे नेचर है। तो ये फिक्स्ड रीजनिंग होता है, नेचर मतलब मोनोटोनिक का क्या होता है, फिक्स्ड रीजनिंग होती है। जो नॉन मोनोटोनिक होता है उसका फ्लेक्सिबल रीजनिंग होती है। नॉलेज अपडेट, ये कंक्लूजन चेंज नहीं होते हैं इसमें, बट इसमें क्या होते हैं, कंक्लूजन चेंज हो जाते हैं। जो हमारा नॉन मोनोटोनिक होता है उसमें कंक्लूजन चेंज हो जाते हैं और नॉन मोनोटोनिक में चेंज हो जाते हैं, लेकिन मोनोटोनिक में चेंज नहीं होते हैं। रियल वर्ल्ड यूज़, ये लिमिटेड यूज़ होता है, ये हाईली सुटेबल होता है। ह्यूमन लाइक, ये नो होता है, ये यस होता है। कॉम्प्लेक्सिटी इसकी सिंपल होती है, ये कॉम्प्लेक्स होता है। और यहाँ पे अनसर्टेनिटी हैंडल करता है, नो, ये हैंडल कर लेता है। एग्जाम्पल मैथ और थ्योरम प्रूविंग, ये मेडिकल डायग्नोसिस और एक्सपर्ट सिस्टम में यूज़ होता है। ठीक है, यह एग्जाम्पल है इसके। तो ये सारे हमारे जो मोनोटोनिक एंड नॉन मोनोटोनिक हैं ये कंप्लीट होते हैं। एंड यहाँ पे अब आपका यूनिट नंबर 2 कंप्लीट हो चुका है। एंड आपको 22 फेब, तो 22 फेब को आपका मैंने कंप्लीट कर दिया है यूनिट 2। एंड 23 को आपको मिल जाएगा यूनिट नंबर 3 एंड 4 5, तो 4 को 4 मिलेगा, 25 को 5 मिल जाए। एंड 26 को आपको कंप्लीट रिवीजन मिल जाएगा आपका। एंड हम कुछ पेपर भी सॉल्व करेंगे, बाकी मैं आपको सारी चीज़ दिखा दूँगा। बाकी आपका 25 तारीख तक आपका सारी चीज़ कंप्लीट कर दी जाएगी। ठीक है, 24 एंड 25 तक। ठीक है, तो बाकी प्लीज़ इस वीडियो पे सपोर्ट करना। आप लोगों के कमेंट्स मैंने देखे, जो 16-17 लोगों के कमेंट्स आए थे, तो प्लीज़ आप लोगों प्लीज़ सपोर्ट करिएगा वीडियो को एंड वीडियो शेयर करिएगा। एंड बहुत सारा प्यार दीजिएगा वीडियो को कमेंट सेक्शन पे। एंड प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। सो थैंक यू।